हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायत और पॉलिटीज़ है, के बारे में डिस्कस करें। ठीक। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? का एग्ज़ाम तो खैर पोस्टपोन हो गया है एईडीओ वाला, ताकि मैं देख पा रहा था अभी बीपीएससी के नोटिफिकेशन के माध्यम से ऐसा बताया गया है। आपका जो एग्ज़ाम जो कि वाला था, तो किसी वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अच्छा है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा चीज़ों को पढ़ने का, प्रैक्टिस करने। दैट इज़ गुड बेसिकली। है साउंड कम है, साउंड बढ़ा लीजिए अपने तरफ, बाकी लोगों को क्लियर है आवाज़। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये है बेसिकली पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपसे एग्जाम में क्या सब पूछा जाता है। आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या सब चीज़ आपको ध्यान रखना है जो कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ से जो है पूछा जाता है। ठीक है, हम एकदम चकाचक हैं, बिल्कुल मस्त हैं, अच्छे हैं। आवाज़ आ रहा होगा तो बढ़वाइए ना तो। ठीक है ना? चलिए, कितना टाइम मिलेगा ये भी नहीं पता है बिल्कुल। अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है, तो फिर से नया डेट कुछ बताया जाएगा। मे बी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ऐसा कुछ एग्ज़ाम हो सकता है। बट ठीक है, अभी टाइम एक्स्ट्रा मिला है तो अच्छा है ना। आप और भी चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, जो भी आपका पोर्शन छूट गया हो या फिर जो लग रहा हो कि जो थोड़ा सा वीक रह गया है, उसको जो है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है आपको। ठीक है, तो चलिए, ये जो पंचायत वाला जो टॉपिक है, यहाँ से आपसे एग्जाम में सवाल क्या सब पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो जो पंचायत का जो टॉपिक है, इसमें से आपको ध्यान क्या सब देना है, क्या सब पूछता है। तो कमेटी के बारे में, ठीक है, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GV के राव कमेटी, थुंगन कमेटी। तो कई बार ऐसा नाम पूछ लेता है कि बताओ ये जो कमेटी है ये किस चीज़ से रिलेटेड था। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं रिगार्डिंग योर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उसका आपको एक नाम मालूम होना चाहिए, प्लस उसने जो रिकमेंडेशंस दिया है, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस, वो आपको है सो मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला कमेटी हो गया। दूसरा आपसे पूछता है दूसरा आपसे पूछता है कि जो हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 है, इसके माध्यम से जो पार्ट 9 और जो हमारा 11th शेड्यूल है जिसको ऐड किया गया है, ठीक है, तो इसका जो मेजर प्रोविजंस है, ठीक है, ये आपको है सो मालूम होना चाहिए। कई बार यहाँ से सवाल पूछ देता है, कई बार तो आर्टिकल पूछ देता है ना, कि बताओ ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हिंदी पॉलिटी आप ही पढ़ाएंगे सर? कुमार गौरव नहीं, मेरा इंग्लिश मीडियम का बैच में पॉलिटी रहता है ना। यानी कि अगर आप तेजस बैच ज्वाइन करते हो, जहाँ पे इंग्लिश का जो बैच है, वहाँ पर मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा। या फिर अगर आप बीपीएससी मेंस की क्लासेस करते हो, तो वहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम में बेसिकली आपको पॉलिटी पढ़ाता हूँ। हिंदी में आपको मेहता सर है सो पॉलिटी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग पहले कमेटी के बारे में देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट कमेटी है उसके बारे में। तो कमेटी का नेम पहले आपको याद होना चाहिए कि कौन सा कमेटी है, सो पंचायत से रिलेटेड है, प्लस इस कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो सब क्या है, ये आपको है सो मालूम होना चाहिए, रिकमेंडेशंस। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जो पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है, उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं, कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में सीधा सीधा वही पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए पहले कमेटी से स्टार्ट करते हैं। तो आपको मालूम है कि जो पंचायत, अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए, पहले इस चीज़ को समझिए कि कमेटी ये सब है सो क्यों बन रहा है, इस चीज़ को समझिए। तो हमारे देश में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अगर ये कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि यह आपके संविधान के किस किस लिस्ट में आता है, तो ये स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सूची में आता है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में। तो जब स्टेट लिस्ट में आता है, तो सिंपल सा मतलब है कि पंचायत को लेकर के कानून कौन बना सकता है, हु हैज़ द अथॉरिटी टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू द लोकल गवर्नमेंट्स। तो बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। तो जब स्टेट लेजिस्लेचर के पास में यह अधिकार है कि पंचायत को लेकर के कानून बनाता है, तो हो क्या रहा था हमारे देश में, आप देखिए कि जैसे बहुत सारे
है ना, स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार है, ठीक है, यूपी है, ठीक है, महाराष्ट्र है, ठीक है, प्लस वेस्ट बंगाल है, ऐसे करके जितने भी स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर सबके अपने अपने अलग अलग है सो पंचायती राज एक्ट जो है सो बनाया गया था, पंचायती राज एक्ट है सो बनाया गया था। लेकिन उसके वजह से हो क्या रहा था कि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी प्लस प्रॉब्लम्स इन द गवर्नेंस, प्रॉब्लम्स इन द गवर्नेंस, प्रॉब्लम्स इन द गवर्नेंस, ये मैं आपको एक है ना बैकग्राउंड बता रहा हूँ। प्रॉब्लम्स इन द गवर्नेंस, तो होगा क्या कि सपोज कि किसी स्टेट में है सो कानून बनाया गया है कि पंचायत का जो चुनाव है हर 5 साल पे करवाया जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता था कि उस स्टेट में है सो पंचायत का जो चुनाव है वो समय पर होता ही नहीं था। एक बार पंचायत का चुनाव, उसका जो 5 साल पूरा हो गया, पंचायत भंग हो गया और उसका पता चला कि अब 3 साल 4 साल के बाद है सो चुनाव हो रहा है। यानी कि काफ़ी काफ़ी इरेगुलर इलेक्शंस आपको देखने को मिलता था, काफ़ी इरेगुलर इलेक्शंस, ठीक है, काफ़ी इरेगुलर इलेक्शंस देखने को मिलता था। तो जब ऐसा सिचुएशन होने लगा पूरे देश भर में, तो पंचायत जो है सो इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके वजह से जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर जिसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी कहते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी कहते हैं, ये कहीं ना कहीं सो अफेक्ट हो रहा था, ये कहीं ना कहीं सो अफेक्ट हो रहा था, अफेक्ट हो रहा था। इसीलिए इस देश में पंचायत का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके लिए क्या सब जो है इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाने चाहिए, इसको लेकर के शुरुआत से जो केंद्र सरकार है उन्होंने कई तरह के कमिटी का है सो गठन किया, है ना, कमिटी का है सो गठन किया कि बताइए इस देश में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें कैसा सुधार लाना चाहिए या फिर किस मॉडल पे है सो होना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के जो है कमिटी है सो स्टेब्लिश किया जाता है। तो जो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है जो अक्सर आप पढ़ते होंगे जिसके बारे में, जिसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी, दैट इज कॉल्ड एज द बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी है बेसिकली, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने सबसे पहले बताया कि हमारे देश में जो पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए ये 3 टायर का होना चाहिए, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है सो होना चाहिए। ऐसा सबसे पहले किस कमेटी ने रेकमेंड किया था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा था। 3 टायर का क्या मतलब होता है, 3 टायर का मतलब होता है कि जो पंचायत है सबसे नीचे एक विलेज लेवल पे, यानी कि गांव के लेवल पे, उसके बाद में ब्लॉक के लेवल पे, ठीक है, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं 3 टायर स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज द 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायत। और सबसे पहले किसने इस चीज को लेकर के सो रिकमेंडेशन दिया था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने। और ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इन्होंने इम्फेसाइज किया, इन्होंने किस चीज पे इम्फेसाइज किया, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इट मीन्स कि जो सत्ता, जो पावर है ना, जो पावर है उसका है सो विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण का क्या मतलब होता है कि पावर को सबसे टॉप लेवल से पहुंचाओ बिल्कुल नीचे तक, बिल्कुल गांव के लेवल तक, ताकि वहां के जो लोग हैं अपने वेलफेयर के लिए है सो प्लान बना सके, अपने वेलफेयर के लिए है सो काम कर सके। प्लस सरकारी जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी वेलफेयर स्कीम्स होता है उसका सही तरीके से गांव के लेवल पे है सो इम्प्लीमेंटेशन हो सके। इसी प्रोसेस को कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगर कभी आपसे एग्जाम में ऐसा सवाल पूछे कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो अपने ऑप्शंस में ढूंढिएगा कि जहां पर या तो आपको ये शब्द लिखा हुआ मिले डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, या फिर जहां पर आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिले, या फिर जहां पर ग्रास रूट डेमोक्रेसी देखने को मिले, वो आपका है सो राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दैट इज द मेन पर्पस, दैट इज द मेन पर्पस। ये पर्पस नहीं है कि भारत में तो 3 स्तर का कि 4 स्तर का पंचायती राज बनाना है, वो मेन पर्पस नहीं है। ये तो एक मैकेनिज्म है, ये तो एक तरीका है, लेकिन जो गोल जो अचीव करना है वो क्या है, दैट इज द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दैट इज ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो ये 3 ऐसे कीवर्ड्स हैं, आपको ध्यान रखना है कि जब भी पंचायत का सवाल ऐसा पूछे कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंचायत, तो उसमें यही कीवर्ड को ढूंढिएगा, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। एडीओ हिंदी मीडियम में आपका क्लास क्यों लगा है, ये तो इंग्लिश मीडियम का क्लास था ना जी, हिंदी मीडियम में क्लास लग गया है, ये तो इंग्लिश मीडियम क्लास था।
एक मिनट रुकिए, जरा पूछूं मैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने टीम से बात किया, तो उन्होंने बोला कि सर आज का जो क्लास है वो दोनों मीडियम वालों के लिए है ना, सो हिंदी वालों के लिए भी है और इंग्लिश वालों के लिए भी है। तो सीखना दोनों को है, क्या दिक्कत है, पढ़िए हिंदी और दोनों भाषा में, तो मैं बता ही रहा हूँ, है ना, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा कि इंग्लिश में बलवंत राय मेहता का स्पेलिंग क्या होता है, या फिर थ्री टायर को कैसे लिखते हैं, इतना तो आपको समझ में आता होगा। तो हिंदी इंग्लिश से क्या परेशान होना है ना, चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सीखिए उसको। तो ये बेसिकली दोनों क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहला जो कमेटी है ना, इसी पर्सपेक्टिव में देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी। अगर इसको मैं हिंदी में लिखूं, क्योंकि हिंदी के बच्चों को ऐसा हो सकता है समस्या कि सर बलवंत राय समझ में नहीं आ रहा है, तो बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। सर पेन का कलर को लाइट है, डार्क कीजिए प्लीज। अरे अब रेड से ज़्यादा डार्क मैं क्या करूँ आपको बताइए, क्या कर दूँ मैं, रेड है ऑलरेडी है, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी है, 1957 का बेसिकली कमेटी है ना। और इसको किस लिए बनाया गया था, तो आपके देश में जो है कुछ ऐसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको कहते हैं सीडीपी, और जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज है, मतलब कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है बेसिकली, ये एक तरह का शुरुआत में प्रोग्राम था, जो कि आज के समय जिस तरीके से पंचायत जो काम करता है ना, तो वैसा ही सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम देश भर में चलाए जाते थे, ठीक है। और उसमें भी गांव के लेवल पे है सो काम ये सब किया जाता था। उसमें क्या सुधार होना चाहिए, उसमें क्या रिफॉर्म्स होना चाहिए, इस चीज़ को लेकर के इस कमेटी को है सो गठन किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति को 1957 में, ठीक। तो इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिया है 1957 में, जो रिकमेंडेशंस दिया है, इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, ही इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, ठीक है, यानी कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण का बात करता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का बात करता है। यानी कि जब भी पावर हो, देखो होता क्या है, इसको ऐसे समझिए कि कुछ लोग को ये समझने में प्रॉब्लम हो सकता है कि सर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, है ना, ऐसा बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ सकता है। यानी कि जो लोकतंत्र है उसका विकेंद्रीकरण की बात की जा रही है। तो देखिए, अगर हमारे देश की आप बात करें, हमारे देश में बेसिकली क्या है, जो सरकार है किस लेवल पे काम करता है, तो सबसे पहले तो एक देखिए, आपका जो है सो केंद्र सरकार है, ठीक है, जो कि दिल्ली में बैठा हुआ है, जिसको केंद्र सरकार कहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। फिर जैसे अगर बिहार का एग्जांपल ले, तो बिहार का एक राज्य सरकार है, ठीक है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक। और बिहार में ही सपोज कि कोई एक पंचायत है, एक पंचायत है, ठीक है, एक पंचायत। अब दोनों में, तीनों में फर्क देखिए, तीनों में फर्क देखिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो लोग हैं सो हमारे देश से चुन करके जा रहे हैं, यानी कि वहाँ पे सांसद लोग हैं, सांसद लोग हैं। और ये जो सांसद लोग हैं, है ना, ये जो सांसद लोग हैं, ये हमारे देश में सो कानून बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या इस कानून बनाने में हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों का कोई भागीदारी है क्या? क्या हमसे पूछा जाता है इस देश में कानून बनाने से पहले, या फिर हमारी समस्याओं को है सो सीधा सुना जाता है क्या? नहीं सुना जाता है। इसीलिए पंचायत का है सो कॉन्सेप्ट आया है। पंचायत का कॉन्सेप्ट होता है कि भारत के गांव के लेवल में,
भारत के गांव में, है ना, यानी कि विलेज में जो समस्याएं हैं, विलेज में जो भी प्रॉब्लम है, विलेज में जो भी समस्याएं चल रही हैं, या फिर किसी जिला में क्या समस्या चल रहा है, किसी प्रखंड में, ब्लॉक में क्या समस्या चल रहा है, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में जिसमें कई ब्लॉक हो सकते हैं, कई ब्लॉक हो सकते हैं, और एक ब्लॉक के अंदर में कई गांव हो सकते हैं, एक ब्लॉक के अंदर में कई गांव हो सकते हैं, है ना, एक ब्लॉक में कई गांव हो सकते हैं, विलेज हो सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ के लोगों को ही पावर अगर आपने प्रोवाइड कर दिया कि देखो तुम्हारी जो समस्या है, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है सो तुम ढूंढो, है ना। सपोज कि आपके गांव में सड़क नहीं है, तो आप जो है सो आपको ये पावर दिया जाएगा, आप प्लानिंग करिए, आप प्लान बनाइए, प्लस आपको है सो फंड मुहैया करवाया जाएगा, और जो आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए। तो ये जो आप देखिए कि जो पावर को जो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से पहुंचा करके कहाँ पर पहुंचाया जा रहा है पावर को, तो आपके लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे, है ना, गांव के लेवल पे, प्रखंड के लेवल पे, जिला के लेवल पे। इसी को कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसी को कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द सत्ता का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। ठीक है, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। अब सपोज कि ये जो कोई डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर कई सारे ब्लॉक हैं, कई सारे पंचायत हैं, अगर इसको आप पावर नहीं देंगे, अगर आप इसको किसी भी तरीके से पावर अगर आप नहीं देते हैं, तो क्या होगा? तो ये हमेशा निर्भर करता रहेगा केंद्र सरकार की तरफ, हमेशा निर्भर करता रहेगा राज्य सरकार की तरफ, लेकिन ये अपना डेवलपमेंट है सो नहीं कर सकता है, इसके पास में फंड नहीं रहेगा, इसके पास में लोकल कोई प्लान बनाने का अधिकार नहीं रहेगा। इसीलिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का होना जरूरी है। ठीक है, प्लीज चेंज द मार्क। अरे बहुत परेशान करते हो यार आप लोग। ठीक है, रेड से लिखते हैं तो रेड से बदल दीजिए, ब्लू से लिखते हैं तो ब्लू से बदल दीजिए, तो क्या हवा में लिखे क्या? ना, जो जैसे लिख रहे हैं उसी से मैनेज कीजिए। तो ये हो गया पहला इसका रिकमेंडेशन। बहुत कंप्लेन रहता है जीवन में आप लोगों को। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो पहला हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपके पंचायती राज में सबसे पहला रिकमेंडेशन बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा दिया जाता है। प्लस जो बलवंत राय मेहता कमेटी होता है, इसने आपके देश में 3 टायर स्ट्रक्चर को स्टेब्लिश करने की बात करता है। 3 टायर स्ट्रक्चर, 3 टायर स्ट्रक्चर। ठीक है, आप लोग मास्टर को जो है सो पेड़ के रख देते हैं। ऑनलाइन के बच्चों का यही समस्या है कि टीचर को टीचर नहीं समझना है, टीचर को समझना है कि इंटरटेनमेंट करने आया है, जबकि ऐसा नहीं है। पढ़ाने आया हूँ, सीखिए, पढ़िए। ठीक है, तो लाल कीजिए तो ब्लू कीजिए, तो हरा कीजिए तो नीला कीजिए, इसी में लगे रहिए। ठीक है। तो 3 टायर स्ट्रक्चर, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे। यानी कि जो 3 टायर स्ट्रक्चर जो हमने बात किया पीछे, 3 टायर स्ट्रक्चर, 3 टायर स्ट्रक्चर, 3 टायर स्ट्रक्चर, 3 टायर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप अक्सर देखिएगा आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी है, उसने कितने लेवल पे पंचायत को गठन करने का है सो उसने प्रावधान किया था? तो 3 लेवल पे, है ना, यानी कि थ्री थ्री लेवल पे, 3 लेवल पे, है ना, 3 स्तर पे। ठीक है, पहला कौन सा है? तो सबसे पहले अगर आप विलेज के लेवल पे देखेंगे, गांव के लेवल पे देखेंगे, है ना, गांव के लेवल पे, तो ग्राम पंचायत, जिसको विलेज पंचायत कहेंगे। प्लस ब्लॉक के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे तो पंचायत समिति, पंचायत समिति, पंचायत समिति। ठीक है, इसी ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है इंटरमीडिएट पंचायत, इसी को कहा जाता है इंटरमीडिएट पंचायत। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट पंचायत इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गांव और जिला के बीच का पंचायत है, यानी कि गांव और जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, है ना, इसके दोनों के बीच का पंचायत है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट पंचायत भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपको, है ना, जिला परिषद, जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद। तो बेसिकली ये 3 तरह का जो है, 3 लेवल पे पंचायत को बनाने का जो है इन्होंने, है ना, रिकमेंडेशन दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पीटी में कई बार सब पूछता है। ठीक है,
प्लस जो बलवंत राय मेहता कमेटी है उन्होंने क्या कहा कि जो इंटरमीडिएट पंचायत है यानी कि जो ब्लॉक लेवल का पंचायत है और जो जिला लेवल का पंचायत है वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। लेकिन जो गांव के लेवल पंचायत है वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन होकर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका चुनाव होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी है इन्होंने तीनों लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से चुन करके लोगों को पहुंचने का प्रावधान नहीं किया। उन्होंने सिर्फ गांव के लेवल पे कहा कि जो विलेज लेवल का जो पंचायत होगा तो वहां पर जो है सो डायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से, जैसे कि आज डायरेक्ट इलेक्शन का क्या मतलब होता है, तो आप देखिए कि हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होता है प्लस वैसे ही विधानसभा का चुनाव होता है। अभी हाल ही में बिहार में है सो विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो यहाँ के सारे लोगों ने उसमें है सो अपना मतदान किया, वोट किया। तो वैसे ही अगर पंचायत के किसी मेंबर्स का अगर चुनाव करना है तो क्या वो डायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से हो रहा है या फिर वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से हो रहा है। तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी है उन्होंने क्या कहा कि जो थ्री टायर स्ट्रक्चर जो उन्होंने बताया, तो जो सबसे नीचे का जो है जो विलेज लेवल का पंचायत है उसमें कहा कि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से लोगों को चुन करके आना चाहिए। लेकिन जो इंटरमीडिएट स्टेट है और जो जिला वाला लेवल है इसमें कहा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन से। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, बट ठीक है एक बार रिकमेंडेशन डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, बट एग्जाम में ये नहीं आएगा, एग्जाम में ये नहीं आएगा। प्लस रिकमेंडेड ट्रांसफर ऑफ पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग एंड रिसोर्सेज टू द लोकल बॉडीज। ठीक है, और इसी वजह से आप देखिए, इसी वजह से देखिए कि ये जो कमिटी का जो रिकमेंडेशन आता है इसी कमिटी के रिकमेंडेशन को लेकर के भारत में पहली बार जो है ये जो पंचायती राज व्यवस्था है सो लागू किया गया। कहाँ पे, तो ये आपसे एग्जाम में एज इट इज पूछ देता है कि राजस्थान में लागू किया जाता है किस जिला में, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में 1959 में प्लस 2 अक्टूबर को। ठीक है, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर के दिन। ठीक है, 2 अक्टूबर। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, पीटी में आपसे पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो बलवंत राय मेहता कमेटी का जो रिकमेंडेशंस आता है उसके बाद उसको लागू करने वाला इस देश का पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है राजस्थान है। प्लस राजस्थान में भी कौन सा ऐसा जिला है, तो नागौर जिला है, नागौर जिला है। और कौन से साल में, तो 1959 में, 1959 में। कौन से डेट को, तो 2 अक्टूबर को। ये पीटी में आपको याद रखना है, पीटी में है सो कई बार पूछता है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ, इसके बाद में दूसरा कमेटी अशोक मेहता कमेटी 1977 में, 1977 में। ठीक है, ये जो कमेटी है इस कमेटी का गठन किसने किया था, तो आपको याद आता होगा जनता गवर्नमेंट। जनता गवर्नमेंट बेसिकली, जो कि कल भी आपको क्लास में हमने आपको बताया था, जो इंग्लिश मीडियम का जो बच्चे हैं उनको पता होगा कि जो जनता गवर्नमेंट है वो बेसिकली सत्ता में कब आती है। तो आपको मालूम है कि जब हमारा 25 जून 1975 को जब इस देश में है ना राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है और फिर इसको 21 मार्च 1977 में समाप्त किया जाता है, तो उसके बाद जो है केंद्र में जो पावर जो सत्ता में आती है वो जनता सरकार आती है, जिसके प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, तो मोरारजी देसाई होते हैं, मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इन्हीं के सरकार ने एक कमेटी को है सो गठन किया जिसका नाम था अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। लेकिन इसका जो की रिकमेंडेशन है इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि जैसे जो बलवंत राय मेहता कमेटी है उन्होंने 3 टायर स्ट्रक्चर का जिक्र किया था, लेकिन ये जो अशोक मेहता कमेटी है इन्होंने 2 टायर स्ट्रक्चर को स्टेब्लिश करने की बात की थी। तो याद रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि इसमें से किस कमेटी ने 2 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज को स्टेब्लिश, उसको गठन करने की बात की थी, तो आंसर हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता समिति। ठीक है, याद रखना है। तो इन्होंने, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 टायर स्ट्रक्चर को स्टेब्लिश करने की बात की थी, जिसमें जो 2 टायर स्ट्रक्चर है तो एक है सो जिला परिषद है, जिला परिषद है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, जिला के लेवल पे। और जो दूसरा है जिसको मंडल पंचायत कहता है। मंडल पंचायत मतलब कि जैसे जिसको आप साधारण भाषा में ऐसा समझिए कि जो ब्लॉक पंचायत है, यानी कि एक मंडल में, एक ब्लॉक में कई सारे गांव होते हैं, तो इन्हीं दोनों को लेकर के इन्होंने रिकमेंडेशन किया कि हमारे देश में जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है यह जो है सो 2 है ना स्तर पे होना चाहिए। एक है जिला के लेवल पे जिला परिषद और दूसरा है मंडल पंचायत। ठीक, 2 अक्टूबर गांधी जी और मेरा भी जन्मदिन है। क्या बात है, देव ने ऐसा लिखा है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का भी जन्मदिन है, मेरा भी जन्मदिन है, और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है उस दिन। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा।
पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, यस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए। प्लस डायरेक्ट इलेक्शंस और एट ऑल लेवल्स, यानी कि जो लेवल इन्होंने रिकमेंड किया वहाँ पे है सो प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है, डायरेक्ट इलेक्शंस की बात करता है ना, प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है। प्लस पॉलिटिकल पार्टी शुड पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस ऑफ द पंचायत, यानी कि जो भी राजनीतिक दल हैं वो भी पंचायत के चुनाव में है सो पार्टिसिपेट, उनकी भी भागीदारी है सो होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उसको संवैधानिक दर्जा देने की आवश्यकता है, इन्होंने ऐसा भी कहा। प्लस इम्फेसाइज्ड रेगुलर सोशल ऑडिट्स एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन, प्लस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड हैव ए पंचायती राज मिनिस्टर। देखो, इसका ये सारा रिकमेंडेशंस आपको नहीं याद करना है, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, आपको बस ये याद रखना है कि अशोक मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन है सो कब आता है, कब इसको बनाया जाता है, 1977 में है सो बनाया जाता है, और ये रिपोर्ट है सो कब देता है, 1978 में रिपोर्ट देता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि टू टायर सिस्टम को इसने एस्टेब्लिश किया, टू टायर सिस्टम को एस्टेब्लिश किया, बस इतना ही याद रखिए, बाकी इसके अलावा और कोई पॉइंट आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सब सवाल इस तरीके से नहीं पूछता है, सिर्फ यही पूछेगा कि कौन सा कमेटी है सो टू टायर को रिकमेंड करता है, तो अशोक मेहता कमेटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जी.वी.के. राव समिति, जी.वी.के. राव समिति 1985 में, जी.वी.के. राव समिति 1985 में, और इसको किसने एस्टेब्लिश किया था, तो ये जो कमेटी है आपको मालूम है कि हमारे देश में जो है सो एक प्लानिंग कमीशन है ना, प्लानिंग यानी कि जिसको योजना आयोग कहते हैं, योजना आयोग, योजना आयोग। अच्छा, जल्दी से कमेंट करिए कि हमारे देश में योजना आयोग अभी है कि नहीं है, या फिर इसको समाप्त कर दिया गया है, बताइए। जो प्लानिंग कमीशन है क्या हमारे देश में अभी भी काम कर रहा है या फिर इसको समाप्त कर दिया गया है, बताइए, सभी लोग कमेंट करिए, क्या हमारे देश में योजना आयोग अभी भी है क्या? बताइए। सर बिना लड़े पंचायती राज मिनिस्टर बन गया, ठीक है। ये बताइए कि क्या हमारे देश में अभी भी प्लानिंग कमीशन है क्या, क्या हमारे देश में अभी भी प्लानिंग कमीशन है क्या, योजना आयोग है क्या? नहीं, अब जो है सो नीति आयोग है, यस, है ना, यानी कि इसको समाप्त कर दिया गया है, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, और इसके जगह पे आपके देश में नीति आयोग है सो काम करता है, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, नीति आयोग है सो काम करता है, ठीक है, यस, नीति आयोग है। तो यही जो प्लानिंग कमीशन जो हुआ करता था, इन्होंने इस कमिटी को है सो, है ना, एस्टेब्लिश किया था, और इन्होंने क्या सब रिकमेंडेशंस दिए, तो कॉल्ड PRI इज द प्राइम मूवर्स ऑफ द डेवलपमेंट, यानी कि इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे देश में विकास का है सो मुख्य जो रोल प्ले करता है वो पंचायत ही होने वाला है, ऐसा इन्होंने कहा। प्लस स्ट्रेंथन द रोल ऑफ जिला परिषद एज द की प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी, सपोर्टेड द आइडिया ऑफ रेगुलर इलेक्शंस। देखो, ये सब रिकमेंडेशंस आपको नहीं याद करने हैं, बिल्कुल नहीं याद करने हैं, आपको याद क्या करना है कि अगर कभी बाई चांस आपसे पूछ दे एग्जाम में कि जो जी.वी.के. राव कमेटी है, जी.वी.के. राव कमेटी है, यह किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है, तो उसमें आंसर कर दीजिए कि पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है, बाकी इसका कोई भी ऐसा रिकमेंडेशंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि रिकमेंडेशंस आपसे एग्जाम में पूछेगा। दूसरा सवाल यहां से पूछा जा सकता है कि इस कमेटी को अपॉइंट किसने किया था, क्या भारत सरकार ने अपॉइंट किया था या फिर किसी राज्य सरकार ने अपॉइंट किया था? नहीं, प्लानिंग कमीशन ने अपॉइंट किया था, योजना आयोग ने अपॉइंट किया था, बस आपको यही याद रखना है, ठीक है, आपको यही याद रखना है, ठीक है। हाँ, नीति आयोग जो है इसको बेसिकली 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि जब मोदी सरकार हमारे देश में सत्ता में आते हैं तो इन्होंने इस चीज़ को जो है ना, इम्प्लीमेंट किया था, प्लानिंग कमीशन को हटा करके, और फिर वहाँ पे नीति आयोग जो है ना, इसको ये किया था। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, जैसा कि यहाँ पे प्लानिंग कमीशन का जिक्र हो रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो योजना आयोग है, जो योजना आयोग है, ठीक है, और जो नीति आयोग है, जो नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग है, दोनों के बीच में फर्क क्या है, दोनों के बीच में फर्क बताइए तो क्या है? बेसिक बेसिक चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए कि जो योजना आयोग हुआ करता था और जो नीति आयोग है, दोनों के काम करने के तरीके में, जो उनका जो वर्क करने का जो तरीका है, उसमें फ़र्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग ऑफ द erstwhile प्लानिंग कमीशन एंड द प्रेजेंट नीति आयोग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द
दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि काम करने की शैली में बताइए कि क्या फ़र्क है, बस ऐसे जनरल के लिए। ठीक है, बताइए दोनों के बीच का फ़र्क बताइए तो। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग में से कितना लोग इसको सटीक जवाब दे पाते हैं। सबसे सटीक जवाब मैं चाहता हूं कि आप दीजिए कि योजना आयोग जिस तरीके से काम करता था और अभी जो नीति आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, दोनों के बीच में है सो फर्क क्या है, दोनों के बीच में है सो फर्क क्या है, बताइए तो जरा। जितने भी लोग क्लास में लाइव हैं, देव, चंदन, प्रकाश चंद्रा, वंदना, रिया, नीति आयोग का प्रमुख पीएम है, तो प्लानिंग कमीशन का भी प्रमुख तो पीएम ही था। ऐसा तो था नहीं कि राष्ट्रपति था, वो भी तो प्राइम मिनिस्टर ही होते थे। प्रधानमंत्री तो वहां पर भी थे उसके प्रमुख, प्रधानमंत्री तो वहां पे भी प्रमुख थे। बट अभी क्या है, अभी बताइए। सुमन कुमारी, अमरकांत कपड़ी, तुलसी कुमारी, अखिलेश कुमार, शालिनी गुप्ता, बाकी लोग कमेंट करिए कि जो नीति आयोग है और जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, दोनों के बीच में फर्क क्या है। मोर टाइम के लिए योजना नीति आयोग, अच्छा ज़्यादा समय के लिए है सो नीति आयोग, यानी कि कोई भी व्यक्ति अभी तक सही जवाब नहीं दिया है। देखो मैं बता देता हूँ, जो प्लानिंग कमीशन है, जो योजना आयोग है, ये क्या करता था, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता था। टॉप डाउन यानी कि शीर्ष से नीचे की तरफ योजना को लागू करने की बात करता था, टॉप डाउन। लेकिन जो नीति आयोग है, ये बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। अब आपको कहोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बाबू क्योंकि जो नीति आयोग है इसमें आप देखोगे इसका एक गवर्निंग काउंसिल है, ठीक है, इसका एक गवर्निंग काउंसिल है। और ये जो गवर्निंग काउंसिल है, इसमें जितने भी राज्य हमारे देश में है उनका भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि स्टेट का भी है सो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, यानी कि राज्यों से भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। प्लस जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी प्लान ये सब बनाया जाएगा, उसमें राज्य का भी मत रहता है। लेकिन ये जो प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था, ये मुख्यतः है सो टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता था, इसीलिए इसको है सो रिप्लेस किया गया है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड योर योजना आयोग। सलाहकार के रूप में कार्य करता था योजना आयोग, जबकि नीति आयोग मंत्री के कार्यों को सुचारू रूप से निर्वहन करता है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन वाज टॉप डाउन बॉडी दैट एलोकेटेड फंड एंड वाइल नीति आयोग, बिल्कुल वंदना ने एकदम सही जवाब दिया है, एकदम सही जवाब, ठीक है, वंदना ने सही जवाब दिया है। जो मैं जवाब सुनना चाह रहा था, वंदना ने एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, वहाँ पे आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कमेटी है, ये है एल एम सिंघवी कमेटी, ये भी आपको पंचायत से ही रिलेटेड है। एल एम सिंघवी कमेटी 1986 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट। राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा इस कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था। इसके क्या सब इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं, इट स्ट्रांगली रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ PRIs, it suggested the establishment of Gram Sabha as the base of democratic decentralization, advocate for a judicial tribunal to handle disputes, plus establishment of न्याय पंचायत for a cluster of village। तो देखो ये जो LM सिंघवी कमेटी है, इसके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पूछा जाता है कि हमारे देश में जो न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत है ना, न्याय पंचायत, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, तो एल एम सिंघवी कमेटी ने, एल एम सिंघवी कमेटी ने, ठीक। प्लस इन्होंने क्या कहा कि जो पंचायत है उसको संवैधानिक दर्जा है सो देने का आवश्यकता है। अभी मैं आपको शुरुआत में थोड़ा देर पहले एक स्लाइड है सो बता रहा था, मैंने क्या बताया था कि इस स्लाइड में, नहीं इसके पहले भी होगा आई थिंक, हाँ ये वाले स्लाइड में, कि हमारे देश में जब पंचायत की समस्याओं को मैं जब आपको जिक्र करवा रहा था, तो हमने क्या देखा कि हर एक जो राज्य है, अलग अलग राज्य, वो अपने तरीके से पंचायत का है सो है ना, और फॉर्मेशन करवा रहा था, पंचायत का चुनाव करवा रहा था, लेकिन उसमें कोई भी एक रूपता नहीं था, यूनिफॉर्मिटी नहीं था। इसके वजह से जो पंचायत इलेक्शंस हैं काफ़ी इरेगुलर होते थे। इसीलिए बाद का जितना भी कमेटी है, जैसे कि अभी हमने देखा एल एम सिंघवी कमेटी, ये सब ये क्या कहता है कि आपके संविधान में, आपके संविधान में जब तक आप अलग से एक पंचायत का चैप्टर नहीं जोड़ेंगे, पंचायत का चैप्टर नहीं जोड़ेंगे, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को आप नहीं ऐड करेंगे,
तब तक हमारे देश में जो पंचायती राज व्यवस्था है ये नहीं सुधर सकता है, उसमें सुधार नहीं हो सकता है। इसीलिए आप देखें कि बाद की जितनी भी कमिटीज आई हैं, है ना, एल एम सिंघवी कमेटी, थुंगन कमेटी, इन सभी ने रेकमेंड किया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दो, उसको संविधान में जगह दो, उसके लिए एक नया है सो पार्ट बनाओ, एक नया भाग बनाओ। और जब ऐसा करोगे तो फिर पूरे देश में जितने भी राज्य सरकारें हैं वो पंचायत को लेकर के सीरियस होंगी और पंचायत को लेकर के जो है सो सही तरीके से काम इस देश में किया जा सकता है। इसीलिए इसी आधार पर आप देखिएगा कि बाद में जाकर के हमारे संविधान में 73rd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? हिंदी में क्लास हिंदी इंग्लिश में है सो उलझ के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीखने वाले सीख करके आगे बढ़ जाएंगे, आप जो है सो हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी के चक्कर में पड़े रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थुंगन कमेटी। थुंगन कमेटी, थुंगन कमेटी, ठीक है, थुंगन समिति। थुंगन कमेटी को आपको याद रखना है कि ये भी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये भी पंचायत से रिलेटेड है। इन्होंने क्या कहा, तो आपके इसका जो मेजर रिकमेंडेशन है कि इन्होंने भी पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की बात की है। यहाँ पे पंचायत को भी संवैधानिक दर्जा, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन है उसको भी देने की बात करता है। तो इस कमेटी को आपको याद रखना है, थुंगन कमेटी। थुंगन कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, प्लस इन्होंने 3 टायर स्ट्रक्चर, इन्होंने भी 3 टायर स्ट्रक्चर को है सो रिकमेंड किया है। प्लस जो चुनाव है वो हर 5 साल पे होना चाहिए, हर 5 साल पे होना चाहिए। प्लस एक अलग से है सो इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो निर्वाचन आयोग है राज्य में उसको बनाने की बात करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, प्लस एडवोकेट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन ऑल द 3 टायर्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, suggested proper devolution of financial and administrative powers to the PRIs, emphasized functional devolution of subjects, ठीक है, एंड रिकमेंडेड स्टेट फाइनेंस कमीशन। यानी कि यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं ये हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से इन सारे चीज़ों को भारत में जब पंचायती राज व्यवस्था को जब स्टेब्लिश किया जाता है तो इन सारे चीज़ों को आपको संविधान में है सो मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गैडगिल कमेटी, वी.एन. गैडगिल कमेटी, जिसको 1988 में है सो स्टेब्लिश किया गया है और इसने भी कई तरह के रिकमेंडेशंस देना शुरू किए हैं। इसमें क्या कहा गया है, तो सबसे पहले संविधान में पंचायत को है सो दर्जा देने की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात करता है। प्लस इन्होंने भी 3 टायर स्ट्रक्चर को स्टेब्लिश करने की बात की, 3 टायर स्ट्रक्चर को स्टेब्लिश करने की बात की। प्लस डायरेक्ट इलेक्शंस, यानी कि जो प्रत्यक्ष चुनाव है उसको लेकर के बात किया कि पंचायत में जो भी चुनाव होना चाहिए वो डायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से होना चाहिए। प्लस 5 ईयर्स का टर्म, 5 साल का टर्म है सो फिक्स होना चाहिए। प्लस जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, है ना, उनको रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होना चाहिए, कितना सीट होना चाहिए रिजर्वेशन में, आरक्षित, है ना, कितना आरक्षित सीट होना चाहिए, तो उनका जनसंख्या में जितना भागीदारी है, यानी कि जिस भी स्टेट में SC STs का जितना पॉपुलेशन में परसेंटेज होगा उतना ही परसेंटेज ऑफ सीट्स जो है पंचायत में भी रिजर्व करने की बात करता है ऐसा। और यही एक्चुअल में हमारे देश में अभी भी लागू होता है। हमारे देश में अभी भी पंचायत में जो चुनाव होता है उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और महिलाओं के लिए जो सीट है उसको आरक्षित किया गया है। तो जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए ऐसा कुछ नंबर नहीं फिक्स किया गया कि 5% सीट है सो रिजर्व होगा या फिर 10% सीट है सो रिजर्व होगा, नहीं, उनका जितना जनसंख्या में प्रतिशत होगा उसके आधार पे उतना ही सीट को रिजर्व किया जाएगा फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, है ना, पीपल। प्लस दूसरा, जो महिलाएं हैं उनके लिए कम से कम 33%, यानी कि जो 1/3 सीट है ना, महिलाओं के लिए है सो पंचायत में जो है सो रिजर्व करने की बात आपका संविधान करता है। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई राज्य अगर देना चाहता है तो 1/3 से ऊपर भी दे सकता है। जैसे कि बिहार में आपको 50% सीट्स जो है महिलाओं के लिए है सो आरक्षित है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है। प्लस स्टेट फाइनेंस कमीशन को स्टेब्लिश करने की बात करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी कि हर एक राज्य में है सो एक वित्त आयोग है सो बनाना चाहिए। प्लस आप देखिए हर एक राज्य में है सो स्टेट इलेक्शन कमीशन को स्टेब्लिश करने की बात करता है। ठीक है, और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पंचायत है उसको है सो पावर देना चाहिए। क्यों, किस चीज़ के लिए पावर, तो जो भी प्लान है, जो भी योजनाएं हैं उसको बनाने के लिए, कोई पॉलिसीज हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, सो ये जो वी.एन. गैडगिल कमेटी है इसका जो रिकमेंडेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट था और इसी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे आप देखिएगा कि हमारे देश में जो 73rd संविधान में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का,
इसके माध्यम से आपके देश में पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, और यहाँ से बहुत सारे प्रोविजंस आपको वहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक, चलो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आपके देश में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है ना, यानी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, कौन से अमेंडमेंट से? तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है, संवैधानिक दर्जा जो है सो कौन से संशोधन से दिया गया? इट वॉज गिवन बाई 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, यानी कि संविधान का जो 73वां संशोधन है उसके माध्यम से साल 1992 में आपके इस देश में, आपके इस संविधान में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? प्लस जब आप 73rd अमेंडमेंट से पीआरआईज को ऐड करते हैं तो जाहिर सा बात है कि एक नया पार्ट, एक नया भाग है सो जोड़ना होगा। तो पार्ट कौन सा है? पार्ट 9 है। यानी कि आपके देश में, आपके संविधान में जो भाग 9 है यह किस चीज़ से रिलेटेड है? तो पंचायत से रिलेटेड है। प्लस इसके साथ साथ एक नया अनुसूची जिसको शेड्यूल कहते हैं, है ना, शेड्यूल, एक नया अनुसूची जोड़ा जाता है। कौन सा? तो 11th शेड्यूल। ठीक है, 11वीं अनुसूची जो कि पंचायत से रिलेटेड है। यानी कि ये दोनों है सो किस चीज़ से रिलेटेड है? ये दोनों जो है सो पंचायत से रिलेटेड है, याद रखना है आपको, पंचायत से रिलेटेड है। ठीक, पंचायत से रिलेटेड है। अब ये जो 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल है, कई बार आपसे इसमें ये पूछा जाता है कि इसमें विषय कितने हैं, इसमें टोटल सब्जेक्ट्स कितना है, इसमें टोटल सब्जेक्ट्स कितना है? तो इसमें जो टोटल सब्जेक्ट्स है अगर आप देखें तो टोटल 29 सब्जेक्ट है, 29, है ना। ये सभी कुछ बेसिक बातें हैं, आपको एकदम से याद होना चाहिए, एकदम से याद होना चाहिए। ठीक, प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो आर्टिकल है ना, अगर आप देखें कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, वो कितना है? आर्टिकल्स तो 243 से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्लस 243A होगा, 243B होगा। तो ऐसे कर करके आप आगे बढ़ते जाइए और 243O तक, 243O तक। तो ये जो आर्टिकल है 243 से लेकर के 243O तक, यह किस चीज़ से रिलेटेड है? तो यह रिलेटेड है आपके पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है, पंचायत से रिलेटेड है। प्लस तो ये कुछ बेसिक बातें आपको याद रखना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, यानी कि हमारे देश में जो पंचायत है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं, है ना, मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं क्या है? मुख्य विशेषताएं क्या है? तो आप देखिए जो मेन फीचर्स क्या है, मेन फीचर्स, जो लोग कहते हैं ना कि सर हिंदी और अंग्रेजी, तो हिंदी और अंग्रेजी है तो सिर्फ किसी शिक्षक का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कोई शिक्षक ही जाने सिर्फ हिंदी और इंग्लिश। आप एज ए स्टूडेंट आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, है ना, आप जो हैं बचपन से लेकर के अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि हमारे देश में दो जो भाषाएं हैं वो मुख्य प्रचलित भाषाएं हैं, हिंदी है और अंग्रेजी है। तो जो लोग सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपका जिम्मेदारी है कि आप हिंदी भी सीखिए, हिंदी भी पढ़िए। आपके घर में एक कोई भी न्यूज़पेपर आता होगा हिंदी, है ना, हिंदी का दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, ऐसा करके बहुत सारा न्यूज़पेपर आता है। हिंदी साहित्य पढ़िए, है ना, प्रेमचंद का पढ़ जाइए, जयशंकर प्रसाद का पढ़ जाइए किताब, नोवेल। लेकिन वो नहीं करना है ना, सब कुछ रेडीमेड चाहिए, बना बनाया चाहिए, है ना, कि हर चीज़ है सो नोट्स मिल जाए, सिर्फ वही रट के चले जाए। और जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, है ना, आपको भी मैं कहूँगा कि क्या आपको जीवन में सिर्फ हिंदी ही पढ़ने के लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है कि बाकी और भी लिटरेचर, बाकी और भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने में आपको है सो रुचि होना चाहिए? तो आप अंग्रेजी से क्यों कतराते हैं? ठीक है, तो ये दोनों बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि जो लोग सिर्फ हिंदी माध्यम की तरफ ऐसे, है ना, एक तरफ, एक ही तरफ देख करके आगे बढ़ रहे हैं, अंग्रेजी भी सीखिए, अंग्रेजी को भी पढ़ने का प्रयत्न करिए, अंग्रेजी भी समझने की कोशिश करिए। और जो लोग सिर्फ अंग्रेजी अंग्रेजी कर रहे हैं, हिंदी भी आप पढ़िए, दोनों को साथ में चलना है। समझ में आ गया? तो ये, है ना, अपने अंदर थोड़ा सा सुधार लाइए। ठीक है, क्योंकि हर जगह हिंदी में काम नहीं चलेगा। अगर आप चले गए किसी साउथ इंडियन स्टेट में, चले गए इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में, तो वहाँ पे हिंदी बात कीजिएगा? नहीं कीजिएगा, वहाँ पे अंग्रेजी ही चलेगा, है ना। तो अपने अंदर है सो चीज़ों को सुधार लाइए। ठीक है, ये सभी लोगों के लिए है।
तो मेन फीचर्स क्या है? तो मेन फीचर्स क्या है कि हमारे देश में जो पंचायत है 3 टायर स्ट्रक्चर है। 3 टायर स्ट्रक्चर, 3 टायर स्ट्रक्चर, ठीक है, 3 टायर स्ट्रक्चर। जो 3 टायर स्ट्रक्चर है बेसिकली उसमें देखा जाए तो कौन सा स्ट्रक्चर है? तो सबसे पहला है ना विलेज पंचायत, जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं, विलेज पंचायत, विलेज पंचायत। दूसरा दूसरा इंटरमीडिएट पंचायत, जिसको हम लोग ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं ना, इंटरमीडिएट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत, इसी को ब्लॉक पंचायत भी कहा जाता है, ब्लॉक पंचायत, ठीक है। और इसी को पंचायत समिति भी कहा जाता है, इसी को पंचायत समिति भी कहा जाता है। यानी कि तीनों का मतलब एक ही होगा। अगर कहीं पे इंटरमीडिएट पंचायत, ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति दिखा मिले तो समझिए कि तीनों का मतलब एक ही होने वाला है। और तीसरा डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इसी को जिला परिषद भी कहा जाता है, जिला परिषद भी कहा जाता है, जिला परिषद, ठीक है। जो विलेज पंचायत है इसी को ग्राम पंचायत भी कहा जाता है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। तो इंटरमीडिएट पंचायत, ब्लॉक पंचायत, विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, इस तरीके से यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि 3 स्तर का है सो पंचायत हमारे देश में है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये क्या कहता है हमारा संविधान? हमारा संविधान ये कहता है कि भारत में जितने भी राज्य हैं, भारत में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, ठीक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है ना, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है ना, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, जितने भी राज्य होंगे, जितने भी राज्य होंगे वहाँ पर ये जो विलेज पंचायत है और जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है ये तो कंपलसरी है ना। यानी कि जो ग्राम पंचायत है और जो जिला परिषद है ये कंपलसरी है, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट पंचायत है, अगर किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का, अगर किसी भी राज्य का जनसंख्या, अगर किसी भी राज्य का जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट पंचायत है, जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति है, ये नहीं भी हो सकता है। तो पंचायत समिति इज नॉट कंपलसरी, पंचायत समिति, पंचायत समिति नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी। समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना है। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि एक बात बताओ, सवाल ऐसा पूछेगा कि हमारे देश में जो 3 टायर स्ट्रक्चर है, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें जो बीच का जो पंचायत है, जो ब्लॉक का जो पंचायत है, जिसको पंचायत समिति भी कहते हैं, ये हर एक राज्य में क्या वो कंपलसरी है? तो नहीं है, हर राज्य में कंपलसरी नहीं है। अगर किसी राज्य का जनसंख्या 20 लाख से कम है ना, अगर किसी राज्य का आबादी 20 लाख से कम है तो वहां पर आप इसको नहीं भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसको नहीं भी बना सकते हैं। लेकिन जो ग्राम पंचायत होगा और जो जिला परिषद होगा, जिला पंचायत होगा, ये तो बिल्कुल होना ही होना है, ये बिल्कुल होना ही होना है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिल्कुल भूलना नहीं है। ये आपसे एग्जाम में है सो बिल्कुल ही पूछा जाता है, एकदम से पूछा जाता है। अगर आप पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे तो आप कई बार पाएंगे कि ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो 20 लाख जनसंख्या वाला है सो आपको याद रखना है, अगर किसी राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहां पर जो इंटरमीडिएट पंचायत होता है, जो ब्लॉक पंचायत होता है, जो पंचायत समिति जिसको कहते हैं, वो नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होगा वहां पे। लेकिन जो ग्राम पंचायत है और जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है ये बिल्कुल होगा, एकदम कंपलसरी है, एकदम मैंडेटरी है, ठीक। प्लस इसका जो मेथड ऑफ इलेक्शन है, मेथड ऑफ इलेक्शन है वो क्या होने वाला है? मेथड ऑफ इलेक्शन यानी कि जो चुनाव का जो तरीका होने वाला है, मेथड ऑफ इलेक्शन ये क्या होना चाहिए? तो जो मेथड ऑफ इलेक्शन है ना, ऑल 3 लेवल्स, यानी कि ऑल 3 लेवल्स जो है, ऑल 3 लेवल्स है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट इलेक्शंस देखने को मिलेगा, डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव, दैट इज कॉल्ड एज द प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव। समझ में आ गया?
प्रत्यक्ष चुनाव वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये। प्लस चुनाव का तरीका हमने बता दिया। अगर उम्र की बात की जाए, उम्र की बात की जाए, चलो सभी लोग कमेंट करो कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है सो कितनी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट द पंचायत इलेक्शन। हमारे देश में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु है सो कितना होना चाहिए। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज, कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए सभी लोग। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज। जिला बनाने का रूल, जिला बनाने का रूल है सो हर एक राज्य अपने हिसाब से जिला बनाता है ना। हर एक राज्य अपने हिसाब से जिला है सो नया जिला है सो घोषित कर सकता है। उसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, केंद्र सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो कुछ लोग 18 कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग 21 कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे पूछा कि चुनाव लड़ने का उम्र, ठीक है, चुनाव लड़ने का उम्र, चुनाव लड़ने का उम्र यानी कि एज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन पंचायत, ठीक है। तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम 21 साल का होना जरूरी है, 21 साल का होना जरूरी है। लेकिन क्या हमने कहा कि आपसे मैंने पूछा कि पंचायत चुनाव में वोट करने का उम्र, तो आपको मालूम है कि हमारे देश में जो वोट करने का जो आयु होता है, जो वोट करने का उम्र है, ये तो 18 साल है, ये तो 18 साल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ना है, सपोज कि मुखिया बनना चाहता है, या फिर सपोज कि ग्राम पंचायत का एक सदस्य बनना चाहता है, वार्ड मेंबर बनना चाहता है, या फिर जो जिला पंचायत है उसका सदस्य बनना चाहता है, तो कहने का मतलब है कि उसका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 21 साल होना चाहिए, 21 साल। लेकिन अगर मैं यही बात करूं कि अगर लोकसभा है तो लोकसभा के लिए कितना होता है, लोकसभा के लिए, प्लस अगर विधानसभा की बात करें, विधानसभा का सदस्य अगर किसी व्यक्ति को बनना है तो उसका जो मिनिमम एज है वो 25 साल का होना चाहिए, 25 साल का। अगर राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, या फिर इसके साथ में जो विधान परिषद है उसका बात करें, विधान परिषद, जो विधान परिषद है अगर उसकी बात करें तो इसके लिए 30 साल होना चाहिए, 30 साल। तो ये आपको याद रखना है, ये सब बेसिक फैक्ट्स है, एग्जाम में कभी भी पूछ देता है। और खास करके जैसा आप एग्जाम देने जा रहे हैं जो कि वन डे एग्जाम टाइप का जो है पेपर है, उसमें इस तरीके का फैक्चुअल क्वेश्चन कई बार से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो एज का जो सीमा होता है वो कम से कम 21 साल है सो पूरा होना चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स, ठीक। अब देखिए, क्या हमारे पंचायत में जो सीट हैं क्या उनको है सो आरक्षण दिया जाता है, क्या यहाँ पे कोई आरक्षण का प्रावधान है, क्या इसमें कोई भी रिजर्वेशन है, क्या कोई भी रिजर्वेशन है यहाँ पे, तो बिल्कुल है। आपको याद रखना है आरक्षण का जो है किसके लिए हो सकता है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितना हो सकता है, तो बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज इन द पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज इन द पॉपुलेशन, यानी कि उस राज्य में जो जनसंख्या है या फिर उस जो पंचायत में जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में से कितने लोग हैं सो है ना शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उतना ही प्रतिशत सीट जो है सो उस पंचायत का आरक्षित है सो किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जनसंख्या के बेसिस पे जितना उनका परसेंटेज है उसके आधार पे सीट को है सो रिजर्व किया जाता है। प्लस अगर हम लोग महिलाओं की बात करें, वुमेन की बात करें, तो क्या वुमेन के लिए है सो सीट है सो रिजर्व करने की बात करता है पंचायत में, बिल्कुल करता है। कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 33%, ठीक है, मिनिमम 33%, यानी कि महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीट है सो आरक्षित होनी चाहिए पंचायत के चुनाव में। प्लस अगर कोई राज्य चाहे तो इससे ऊपर भी है सो आरक्षण दे सकता है। जैसे कि अगर बिहार की बात करें, तो बिहार में है सो 50% सीट जो है सो महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। बिहार में महिलाओं के लिए 50% सीट का है सो आरक्षण किया गया है। क्यों, क्योंकि आपका संविधान ये नहीं कहता है कि सिर्फ 33% है सो सीट होना चाहिए रिजर्वेशन, नहीं, मिनिमम 33% होना चाहिए। यानी कि मिनिमम का क्या मतलब कि संविधान कहता है कम से कम 33% सीट है सो महिलाओं के लिए तो आरक्षित होनी ही चाहिए। बाकी अगर इसके ऊपर भी आप अगर और सीट को आरक्षित करना चाहते हैं तो आपके पास में यह क्षमता है, आपके पास में यह अधिकार है, आप कर सकते हैं। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको इसके पहले बताया था कि हमारे देश में जो पंचायत है
जो पंचायत है, यह जो विषय है, यह जो विषय है, यह कौन से सूची का है? तो यह राज्य सूची का है, यानी कि स्टेट लिस्ट का है, स्टेट लिस्ट का है। तो पंचायत को लेकर के कानून है सो कौन बनाएगा? पंचायत को लेकर के कानून है सो कौन बनाएगा? तो बेसिकली राज्य सरकार, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है सो कानून बनाता है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं राज्य विधायिका, राज्य विधायिका आप इसको लिख सकते हैं, राज्य विधायिका, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर है सो कानून बनाता है। तो कानून किस तरीके से बनाना है, कुछ उसकी न्यूनतम, कुछ इसके मिनिमम है सो कुछ ऐसा मॉडल होना चाहिए। वही मिनिमम चीज़ें आपको संविधान में लिख दिया गया है पार्ट 9 में, पंचायत वाले चैप्टर में। बाकी उसके ऊपर में जो भी कानून बनाने का हक है वो राज्य सरकार को है सो दिया गया है। इसीलिए हमारे देश में अगर आप अलग अलग राज्यों में जाएंगे, जैसे कि बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, केरला है, कहीं पर भी जाएंगे तो आप पाएंगे कि हर एक राज्य का जो पंचायती राज कानून है वो थोड़ा थोड़ा अलग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन सभी में कुछ आपको है सो समान, कुछ है सो आपको एक रूपता भी नजर आएगी, यूनिफॉर्मिटी भी नजर आएगी। तो यूनिफॉर्मिटी इसलिए नजर आती है क्योंकि आपके पार्ट 9 में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कंपलसरी पंचायत में होने ही चाहिए, उसके बारे में है सो जिक्र किया गया है। बाकी स्टेट को है सो ऑटोनॉमी दिया गया है, स्टेट को जो है सो स्वायत्तता दिया गया है कि आप अपने अनुसार, अपने अनुरूप है सो कानून बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो अगर कभी आपसे एग्जाम में ऐसा सवाल पूछे कि हमारे देश में पंचायत को लेकर के कानून बनाने का अधिकार किसके पास प्राप्त है, क्या वो संसद के पास में प्राप्त है, क्या वो राज्य सरकार के पास में, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली राज्य विधायिका। अगर राज्य विधायिका नहीं दिया है ऑप्शन में, राज्य सरकार दिया हुआ है, तो राज्य सरकार आंसर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो पंचायत जो विषय है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो सब्जेक्ट है, यह आपके है ना राज्य सूची का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसलिए राज्य को ही मेन कानून बनाने का है ना अधिकार प्रदान किया गया है आपके इस जो पार्ट 9 है पंचायत का, उसके द्वारा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलो, तो ये हमने आपको रिजर्वेशंस के बारे में बता दिया। तो ये जो रिजर्वेशन है, कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि इसका आर्टिकल कौन सा है, इसका अनुच्छेद कौन सा है। तो याद रखिएगा 243D, 243D। ये भी कई बार आपसे पूछ लेता है कि बताइए भाई साहब कि ये जो आरक्षित जो सीट का जो प्रावधान किया गया है पंचायत में, इसका अनुच्छेद कौन सा है? तो 243D है, 243D है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? 243 नहीं, 243D करना है, 243D। 243 में तो हमने आपको क्या बताया कि जो पंचायत का जो चैप्टर है उसमें 243 से आर्टिकल शुरू होता है और 243 ओ पे है सो समाप्त होता है। तो इसके बीच में कौन सा है? ABCDEFG करके जाओगे तो जो 243D है यह आपको रिजर्वेशन की है सो बात करता है, आरक्षित सीटों की बात करता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अगर आप हिंदी में जाओगे, हिंदी में जाओगे तो क ख ग घ, क ख ग घ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है ना? क ख ग घ करके चलता है हिंदी में। चलो, और क्या है? और आपके संविधान में क्या जिक्र किया गया है, क्या मेंशन किया गया है? आपको ये मेंशन किया गया है कि हर एक राज्य में, है ना, हर एक राज्य में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन है सो बनाया जाएगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या मतलब होता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन का मतलब होता है राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग, है ना, राज्य वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। ठीक है, इसका अनुच्छेद कौन सा है, कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल है 243I, 243I, आई, है ना, 243I। ये जो राज्य वित्त आयोग है इसका गठन कौन करता है, इसको नियुक्त कौन करता है, इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, इसको नियुक्त कौन करता है? तो जो राज्य वित्त आयोग है इसको नियुक्त करता है उस राज्य का राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक है, यानी कि गवर्नर, गवर्नर। ठीक है, गवर्नर है सो उसको नियुक्त करता है। कितने साल पे, कितने साल पे? तो हर 5 साल पे, हर 5 साल पर, हर 5 साल पर। दैट मीन्स कि एवरी 5 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स। ये जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो राज्य वित्त आयोग को जो गठन किया जाता है, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है इसको जो स्टेब्लिश किया जाता है,
इसका मेन काम ये है कि जो राज्य सरकार है, जो राज्य सरकार है प्लस उस राज्य में जितनी पंचायतें हैं, जितनी पंचायतें हैं, जितनी पंचायतें हैं, इनके बीच में जो पैसे का जो आवंटन होगा, पैसे का जो आवंटन होगा, ठीक है, पैसे का जो आवंटन होगा ये किस आधार पर होगा, किस प्रिंसिपल पर होगा, किस आधार पर होगा, है ना, किस प्रिंसिपल पर होगा, कितना पैसा है सो देना चाहिए, ताकि ताकि ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पंचायत हैं, वह सही तरीके से काम कर सके। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए, सपोज कि अगर कोई पंचायत है, पंचायत को ये पावर दिया गया कि आप अपने गांव में है सो विकास का काम कर सकते हैं, आप अपने गांव में, अपने विलेज में है सो सड़क नाला ये सब बनवा सकते हैं। यानी कि आप जो है सो एक प्लान बना करके, योजना बना करके, और जो भी चीज़ें हैं उसको आप, है ना, आप उसको उसमें आप काम ये सब कर सकते हैं। लेकिन सपोज कि उनको पैसा ही नहीं दिया जाए तो, उनको फंड्स ही नहीं दिया जाए तो सिर्फ प्लान बनाने से होगा क्या? जैसा कि आप लोग अक्सर अपने लाइफ में ऐसा करते होंगे कि जैसे कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तो सोचेंगे इस एग्ज़ाम में तो हमको टॉप कर जाना है इस बार, तो एक योजना बनाएंगे, है ना, कि इस 3 महीने में हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये टेस्ट सीरीज लगाना है, ये किताब से प्रैक्टिस करना है, ये करना है, वो करना है। और पता चला जब योजना पे काम करने का बारी आया तो खा करके सो रहे हैं, नींद आ रहा है, ठंडा लग रहा है ना, सर्दी हो गया, आज बुखार हो गया, कल पढ़ेंगे, आज क्लास नहीं हुआ, आज सर पढ़ाने नहीं आए, तो वही चीज़ समझिए, तो फिर क्या रिजल्ट आपका एग्जाम में आएगा? समझ जाइए कि क्या होगा। तो वैसे ही पंचायत के साथ में होगा कि अगर पंचायत को सिर्फ ये बोला जाए कि आप सिर्फ योजना बनाते रहिए और उसको ऐसा फंड ही नहीं मिले तो फिर योजना बना के करेगा क्या वो? तो इसीलिए हर एक राज्य में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग को गठन करने का है सो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि हर राज्य सरकार गवर्नर के माध्यम से हर 5 साल पे एक है सो राज्य का वित्त आयोग को गठन करेगा। और उसका मेन काम ये होगा कि जो राज्य सरकार के पास में जो पैसा है बेसिकली, यानी कि जो राज्य की जो संचित निधि है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि, उससे कितना पैसा किस आधार पे जो पंचायत है उसको है सो आवंटन करना चाहिए, ताकि ये लोग सही तरीके से है सो काम कर सके। ये कौन डिसाइड करता है? तो स्टेट फाइनेंस कमीशन है सो डिसाइड करता है। ये अपना, ये जो, है ना, ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ये अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है? ये अपना रिपोर्ट किसको देगा? तो गवर्नर को देता है, गवर्नर को, ठीक है, गवर्नर को। क्या इसका जो रिपोर्ट है, इसका जो रिकमेंडेशन है, क्या वो बाइंडिंग होता है क्या? तो नॉन बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी नहीं होता है, नॉन बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग, समझ में गया? नॉन बाइंडिंग, क्लियर है? तो ये हमने आपको बता दिया, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसा ही स्टेट फाइनेंस कमीशन की तरह ही एक और बॉडी को इस्टेब्लिश करने की बात करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग। अब अगर इसकी बात की जाए, इसका अनुच्छेद कौन सा है, इसका आर्टिकल कौन सा है? तो इसका आर्टिकल है 243 के, 243 के, ठीक है, 243 के, 243 के है सो राज्य चुनाव आयोग को गठन करने की बात करता है। जो राज्य चुनाव आयोग है इसको कौन गठन करता है? बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा इसको गठन किया जाता है। इसका मेन काम क्या होता है? मेन रोल इज टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन, ठीक है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन को कंडक्ट करने का जो मेन पावर दिया गया है, किसको दिया गया है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया गया है, ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, प्लस पंचायत का ड्यूरेशन, यानी कि पंचायत का कार्यकाल, पंचायत का कार्यकाल, ठीक है, ये जो पंचायत है इसका कार्यकाल है सो कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी द टेन्योर ऑफ पंचायत? टेन्योर या फिर टर्म, टेन्योर ऑब्लिक टर्म,
ऑफ पंचायत, टेन्योर ऑब्लिक टर्म ऑफ पंचायत, टर्म ऑफ पंचायत, ठीक है, टर्म ऑफ पंचायत। ये क्या होना चाहिए? यस, मेन वर्क है उसका, पंचायत और म्यूनिसिपल का इलेक्शन कंडक्ट करवाना उसका है, सो मेन काम है। यस, वेरी नाइस। इसका जो टर्म होता है कितना होता है? तो जो टर्म होता है 5 साल, यानी कि जो पंचायत का जो चुनाव होता है ना, वो 5 साल तक है सो चुना जाता है। 5 साल, 5 साल का टर्म होता है, 5 साल का टर्म होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, एक चीज अगर आपको समझना है कि इफ द पंचायत इज डिसॉल्व्ड, if the panchayat is dissolved before the completion, ठीक है, if the panchayat is dissolved before the completion of 5 years, then the panchayat elections shall be conducted within 6 months, ये क्या कहता है? इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी राज्य में किसी पंचायत को, आपको मालूम है कि एक राज्य में है ना, एक जिला में है सो कई पंचायत, ग्राम पंचायत होता है, हर एक जिला में अलग अलग तरीके से पंचायत रहता है। तो अगर किसी पंचायत को किसी तरीके से अगर है ना किसी आधार पे भंग कर दिया जाए, सपोज कि कहीं पे घोटाला हो गया, या फिर उस राज्य के कानून में लिखा गया है कि किस आधार पे, किन आधारों पे किसी पंचायत को भंग किया जा सकता है, अगर उसके आधार पे किसी पंचायत को अगर भंग कर दिया जाता है, किसी एक पंचायत को, 2 पंचायत को अगर भंग कर दिया गया उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले, तो ऐसा कहा जाता है कि जो उसका जो चुनाव है ना, उसका जो चुनाव है ये अगले 6 महीने के भीतर आपको करवा लेना होगा, है ना, अगले 6 महीने के भीतर आपको चुनाव है सो करवा लेना होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक और प्रोविजन है जो कि कहता है, ये कहता है कि इफ द टर्म विच वॉज लेफ्ट वॉज ओनली, है ना, वॉज लेस देन 6 months, देन न्यू इलेक्शंस, है ना, शैल नॉट बी कंडक्टेड। कहने का मतलब है, इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं, तब आपको है सो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप इस चीज़ को समझिए, जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझ लीजिए, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे है सो कॉन्सेप्ट पे ही सवाल बनेगा। सपोज कि किसी पंचायत को चुना गया, तो जो पंचायत को चुना गया इसका जो टर्म है कितना होता है? तो 5 साल का टर्म होता है, 5 साल का टर्म, ठीक है, 5 साल का है सो टर्म होता है। सपोज कि ऐसा हुआ कि जब 3 साल पूरा होता है, तो ऐसा लगता है कि ये जो पंचायत है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, और तीसरे साल में इसको जाकर के है सो डिसॉल्व कर दिया जाता है, इसको जो है सो भंग कर दिया जाता है ना, इसको जो है डिसॉल्व कर दिया जाता है तीसरे साल में। इसको समझिए, एक ऐसा सिचुएशन कि तीसरे साल में इसको जो है भंग कर दिया जाता है, तो क्या होगा? अभी ये पंचायत का तो 2 साल बचा हुआ था ना जी, 2 साल तो बचा हुआ था, 2 साल बचा हुआ था। तो आपका संविधान ये कहता है कि जब किसी पंचायत को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर भंग कर दिया जाता है, तो अगले 6 महीने के भीतर जो है सो उसका चुनाव करवा लेना है, यानी कि विदिन 6 months, न्यू पंचायत shall be constituted, ठीक है, shall be constituted, यानी कि 6 महीने के भीतर आपको चुनाव करवा लेना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि जो नया पंचायत जब यहाँ पे आएगा, जो नया पंचायत यहाँ पर आता है, ठीक है, नया पंचायत ये यहाँ से आगे 5 साल काम नहीं करता है। ये जो बचा हुआ समय है, सिर्फ उतने ही समय के लिए ये पंचायत जो है सो काम करेगा। यानी कि जो नया पंचायत आता है ये सिर्फ बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेगा, बचा हुआ कार्यकाल पूरा करेगा। यानी कि जो रिमाइंडर ऑफ द टर्म जो कि पहले वाले पंचायत का जो टर्म बचा हुआ था, सिर्फ उतने ही समय के लिए नए पंचायत को चुन करके बैठाया जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? लेकिन एक पॉइंट ये कहता है कि सपोज कि यहाँ पर हमने पंचायत को भंग कराया था तीसरे साल में, सपोज कि हमने पंचायत को भंग कराया 4 साल, मतलब 4 साल पूरा हो गया है, 8 महीना पूरा हो गया है,
तो सपोज कि 6 महीना से कम समय अगर बचा हुआ था, अगर किसी पंचायत को 5 साल पूरा होने में अगर 6 महीने का कम समय बचा हुआ था और तब उसको अगर भंग कर दिया जाता है, तो नो नीड टू कंडक्ट इलेक्शन, नो नीड टू इलेक्शन, नो नीड टू इलेक्शन। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी पंचायत को 4.5 साल पूरा होने के बाद अगर भंग किया जाता है और उसके 5 साल पूरा होने से पहले भंग किया जाता है, तो 4.5 से 5 साल के बीच में अगर कभी भी किसी भी पंचायत को भंग करेंगे तो उसके लिए नया पंचायत को गठन करने का आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि उस राज्य में बाकी पंचायत का भी टर्म है सो समाप्त होने वाला होगा, हर एक पंचायत का टर्म है सो 5 साल का पूरा होने वाला होगा, तो सबके साथ में उसका भी चुनाव है सो हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आपको एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपसे एग्जाम में कई बार है सो पूछता है। क्या आपने सीखा यहाँ पे कि अगर किसी पंचायत को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर भंग किया जाता है तो अगले 6 महीने के भीतर में नया चुनाव उस पंचायत का है सो होना चाहिए। जो नया पंचायत आता है वो जो बचा हुआ कार्यकाल था सिर्फ उसी को पूरा करता है। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर 5 साल पूरा होने से पहले और अगर 4.5 साल पूरा हो चुका है और उस बीच में अगर उसको भंग किया जाएगा तो उसके लिए नया चुनाव करवाने का कोई जरूरी नहीं है। फिर बाद में जब सारे उस राज्य के जितने भी पंचायत हैं, जब सबका एक साथ में चुनाव होगा तो जिसको भंग किया गया था इसका भी चुनाव उसी के साथ में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कम से कम 1 वर्ष बाकी रहने चाहिए तभी मध्य चुनाव हो सकता है। नहीं, 1 वर्ष नहीं, कम से कम अगर 6 महीना से ज़्यादा बचा हुआ है, तो अगर 7 महीना बचा हुआ है, 8 महीना बचा हुआ है, 9 महीना बचा हुआ है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, वेरी नाइस। तो एक बार मैं सारे आर्टिकल्स को आप देख लीजिए। कई बार आपसे आपसे जो है ये, हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ग्राम सभा का डेफिनेशन क्या होता है ना? ग्राम सभा कई बार आपसे पूछता है, ग्राम सभा का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा, ग्राम सभा को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इसका परिभाषा क्या होगा? व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा? व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा? ग्राम सभा का डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, अगर पंचायत को भंग किया जाता है तो हर एक व्यक्ति उसका मेंबर, कोई भी उसका व्यक्ति मेंबर नहीं रहेगा, भंग हो गया है, भंग हो गया है। ठीक है, बताइए ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? ग्राम सभा का मतलब होता है कि किसी भी पंचायत में, किसी भी पंचायत में वहाँ पे जो इलेक्टोरल रोल है ना, इलेक्टोरल रोल है, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं, ग्राम सभा ग्राम का मुखिया होता है? अरे नहीं, ग्राम सभा बताइए क्या होता है? ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा बेसिकली किसी भी पंचायत में, किसी भी पंचायत में जो मतदाता सूची है, जो मतदाता सूची है ना, जो इलेक्टोरल रोल है, इलेक्टोरल रोल है, इलेक्टोरल रोल है, इसमें जिस भी व्यक्ति का नाम है सो अंकित होगा। यानी कि मतदाता सूची में उस पंचायत में जिन भी व्यक्ति का नाम अंकित है उसको उस गांव का ग्राम सभा कहते हैं, उसको उस गांव का ग्राम सभा कहते हैं। देव कहते हैं जो सभा ग्राम स्तर पर हो उसे ग्राम सभा। बिल्कुल गलत, एकदम गलत, एकदम गलत। ऐसा बिल्कुल भी मत लिख देना एग्जाम में। अगर कभी पूछे आपसे कि संविधान के हिसाब से ग्राम सभा का डेफिनेशन क्या होता है तो इसको ऐसे समझिए, है ना, ऐसे समझिए। इसको मैं समझा देता हूँ। सपोज कि यह एक गांव है, माना कि यह एक, है ना, गांव है। इस गांव में है सो बहुत लोग रहते होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते होंगे इस गांव में, है ना। इसमें है सो बच्चे भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, है ना, बूढ़े लोग भी होंगे, युवा लोग भी होंगे, है ना, बहुत तरह के लोग यहाँ पे रहते होंगे, है ना। तो इस गांव में वैसे लोग, इस गांव में वैसे लोग जिनका इस गांव के अंदर में जो इलेक्टोरल रोल है, जो मतदाता सूची है, अगर उसमें उनका नाम रहे, है ना, नाम कहाँ पर हो तो मतदाता सूची में। ठीक है, मतदाता सूची में, है ना। यानी कि जो इस गांव के वैसे लोग जिनका मतदाता सूची में नाम है, सपोज कि इनका नाम है, इनका नाम है, इनका नाम है, इनका नाम है, इनका भी नाम है, इनका भी नाम है, इनका भी नाम है, इनका भी नाम है, ये भी 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 है, तो ये सारे लोग को ही इस गांव का ग्राम सभा कहेंगे। ठीक है,
इस गांव का ग्राम सभा सिर्फ इन्हीं व्यक्ति को कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ये सपोज कि ये सभी बच्चे लोग हैं जिनको हमने सर्कल में नहीं घेरा है, सपोज कि ये लोग 18 साल से कम है और इनका जो है सो उस इलेक्टोरल रोल में है सो नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो इनको इस गांव का ग्राम सभा नहीं कहेंगे। ग्राम सभा में वही लोग आएंगे जिनका इस ग्राम पंचायत के अंदर में मतदाता सूची में इलेक्टोरल रोल में जिसका नाम है, जो कि एक रजिस्टर्ड वोटर है, उसी को कहेंगे ग्राम सभा। समझ में आ गया? ठीक है, बेसिकली ये ग्रुप ऑफ वोटर्स, यस। ठीक है, पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है। डायग्राम बना दीजिए सर, 3 टायर का क्लियर हो जाएगा सर प्लीज। अच्छा बना देते हैं। तो क्या आप इसको है सो समझ पाए? ग्राम सभा का मतलब ये आपको एग्जाम में ऐसा कंफ्यूज किया जाएगा। एग्जाम में अगर आप देखिएगा कि ग्राम सभा को कैसे पूछता है, ऐसे पूछेगा कि क्या ग्राम सभा मतलब कि गांव में कोई सभा लगाया गया है जहां पे सारे बुजुर्ग लोग हैं सो बैठ करके किसी चीज पे निर्णय ले रहे हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा जो भरमाने वाला ऑप्शन है इसके पीछे एकदम मत जाइएगा, है ना, गलत हो जाएगा सवाल। आपको ढूंढना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन कह रहा है कि जिसमें ये लिखा हो कि उस पंचायत के वैसे लोग जिनका वहाँ के मतदाता सूची में नाम है या फिर जो वहाँ पे वोट देने के लिए अधिकृत हैं, अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे उस पर है सो ग्राम सभा का आंसर कर दीजिएगा, उसी पे टिक कर दीजिएगा। ये जो ग्राम सभा है, ये जो ग्राम सभा है, इसका काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा? तो ग्राम सभा का फंक्शन होता है कि गांव में जो भी पंचायत का जो कार्य चल रहा है, जो भी पंचायत का जो कार्य चल रहा है उसका है सो निरीक्षण करना, है ना, उसका जो है सो निरीक्षण करना, निरीक्षण करना यानी कि उसका ऑडिट करना। ठीक है, आप देखिए ना कि जैसे कि गांव में अगर कहीं पे कुछ, है ना, पंचायत की तरफ से सड़क बन रहा है, नाला बन रहा है, रोड बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो जो ग्राम सभा है यानी कि जो गांव के जो लोग हैं वो उसको जाकर के है सो, है ना, निरीक्षित कर सकते हैं। प्लस जो ग्राम सभा है वो पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं, जो पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ में बैठ करके गांव में क्या सब काम होना चाहिए उसके बारे में उनको बताया जाता है। तो ग्राम सभा अपने आप में बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि गांव के जितने भी लोग जो कि गांव का विकास चाहते हैं वो अपने चीज़ों को लेकर के एक सभा, है ना, बेसिकली बैठाएंगे वहाँ पे, और वो लोग है सो निर्णय लेंगे। और उस सभा में उस ग्राम पंचायत के जितने भी प्रतिनिधित्व होंगे वो भी वहाँ पे पहुँचेंगे और उनको बताया जाएगा कि गांव की ये सभी समस्याएं हैं, या फिर आपने जो पंचायत को जो इतना पैसा मिला पिछले साल, आपने इस पैसे का आपने क्या क्या काम किया बताइए। तो कहने का मतलब है कि ग्राम सभा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना, फंक्शन, एक रोल प्ले करता है पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, क्लियर है? कहीं सेट में यही उत्तर दिया था? हाँ, तो सेट भी, सेट बनाने वाले भी आपको जीवन में सेट करवा देगा कि गांव का सभा को ग्राम सभा कहते हैं। बहुत सारा फर्जी सेट भी मार्केट में चलता है, उससे बचिए। ठीक है, फर्जी सेट भी बहुत मार्केट में चलता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जो कि खुद नहीं कभी जीवन में पढ़े हैं फिर भी आज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही एक ऐसा बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे लोगों से बचिए जो कि आपको गलत सलत है सो दिशा निर्देशित निर्देशित करते हैं, गलत सलत चीज़ें आपको बता देते हैं। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो एक डायग्राम बना के समझा देते हैं, कुछ बच्चों को ये क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ बच्चों को ये क्लियर नहीं हो रहा है। सपोज कि यह एक राज्य है। सपोज कि यह एक राज्य है, यह एक राज्य है। ध्यान से सुनना, जो बताने जा रहे हैं समझ में आ जाएगा कि पंचायत कैसे काम करता है। सपोज कि यह एक राज्य है, इस राज्य में है सो कई जिले होते हैं, है ना, जैसे कि अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ पे 38 जिला है। ठीक है, तो मानो कि ऐसा ही कोई एक राज्य है जहाँ पे ये सभी जिले हैं, ये सब जिला है। ठीक है ना, ये एक राज्य है, इसमें है सो कई जिले हैं, ए बी सी डी ई करके कई सारे जिले हैं, है ना, सपोज। तो अब हम क्या करेंगे कि किसी एक जिला को पकड़ते हैं, जिला ई को पकड़ते हैं। अब ये है सो एक जिला है, यह एक जिला है, यह एक जिला है, यानी कि ये है सो ई जिला है, ई जिला है। ठीक, ई जिला है, समझ लेना। जिसने भी पूछा था कि सर एक बार डायग्राम से समझा दीजिए, समझ में आ जाएगा। सपोज कि यह एक राज्य है, इस राज्य में कई जिले हैं, ए बी सी डी ई करके। जैसे कि बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में 38 जिला है। 38 जिला जैसे कि पटना जिला है ना, मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर है, दरभंगा है, मधुबनी है,
है ना, शेखपुरा है। तो ऐसे करके 38 जिला है बिहार में। उसी में से किसी एक जिला को पकड़ते हैं, किसी एक जिला को पकड़िए। अब ये जो जिला है, एक जिला में क्या होता है, तो कई प्रखंड होते हैं। एक जिला में कई प्रखंड होते हैं, कई ब्लॉक होते हैं। ठीक है, एक जिला में कई ब्लॉक हो सकता है, एक जिला में कई ब्लॉक हो सकता है जिसको प्रखंड कहते हैं। तो सपोज कि B1, B2, B3, B4, B5 ऐसे करके ब्लॉक है, ऐसे करके है सो ब्लॉक है। ठीक, तो क्या ये समझ में आ रहा है कि एक जिला में कई ब्लॉक होते हैं, कई प्रखंड होते हैं। अब सपोज कि इस प्रखंड को हमने पकड़ा, B3 को, इस B3 को पकड़िए। ये B3 एक प्रखंड हो गया, यह एक प्रखंड हो गया, और ये कौन सा प्रखंड है, B3 है। B3 प्रखंड किस जिले का है, जिला ई का है। जिला ई है तो किस राज्य का है, तो राज्य, सपोज कि यह एक राज्य है, कोई भी ऐसा नाम दे देते हैं, सपोज कि X है ना, X नाम का राज्य है जिसमें कई जिले हैं। इसमें से जिला ई को हमने देखा, इस जिला में कई प्रखंड है, कई ब्लॉक हैं। इसमें से B3 को हमने देखा, ये एक ब्लॉक है। अब एक ब्लॉक में कई सारे गांव होते हैं, एक ब्लॉक में कई सारे गांव होते हैं। एक ब्लॉक में कई सारे गांव होते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब आप चिट्ठी पत्र ये सब चीज़ को लिखते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है, अगर आप गांव के एरिया में रहते होंगे तो आपसे पूछा जाता है, एड्रेस में आप लिखते होंगे कि हमारा गांव जो है सो ये है। फिर उसके बाद में लिखते होंगे कि ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक के बाद में आप लिखते होंगे कि जिला कौन सा है, और फिर एक पिन कोड वहाँ पे आप दे देते होंगे पोस्टल एड्रेस के लिए। तो गांव प्लस प्रखंड प्लस जिला नीचे से ऊपर की ओर है सो बढ़ता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, आपके एक ब्लॉक में है सो कई गांव है। तो सपोज कि विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3, विलेज 4, विलेज 5, विलेज 6 ऐसे करके कई सारे गांव हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कई सारे इस तरीके से कई सारे गांव हो जाएंगे। अब सपोज कि हम लोग यहाँ से V2 इस गांव को पकड़ते हैं, इस गांव को पकड़ते हैं, तो यह एक गांव हो गया, यह एक गांव हो गया, यह एक गांव हो गया, है ना, यह एक गांव हो गया। अब देखो, अगर हम लोग बिहार की बात करें, अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में क्या कहता है कि किसी भी गांव में, है ना, किसी भी ग्राम में, किसी भी गांव में, किसी भी ग्राम में, वहां पे जो टोटल पंचायत सदस्य का जो संख्या होगा वह 500 व्यक्ति पर एक संख्या होगा, 500 पर एक। आप इस चीज को समझिए कि किसी भी गांव का जो ग्राम पंचायत होने वाला है उसमें कितने लोग होंगे सदस्य, 5 होगा कि 10 होगा कि 20 होगा, यह निर्भर करता है कि उस राज्य की उस पंचायत की जनसंख्या क्या है। अगर उस पंचायत की जनसंख्या जो भी है उसमें 500 से भाग दे दीजिए, तो जो भी संख्या निकल करके आएगा उतना जो है सो उस ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे। यानी कि सपोज कि ये जो गांव हमने लिया, ये जो गांव है ये कौन सा गांव है, V2 है। सपोज कि V2 का जो पॉपुलेशन है, ऐसा मानते हैं कि V2 का जो पॉपुलेशन है 6000 है, यानी कि इस पंचायत का जो जनसंख्या है मानो कि 6000 है। तो बिहार का जो पंचायती राज कानून जो बना हुआ है उसमें ऐसा कहा जाता है कि हर गांव में 500 के लोग पे एक व्यक्ति का है सो चुनाव होगा। तो इस गांव का जो ग्राम पंचायत है, इस गांव का जो ग्राम पंचायत है उसमें सदस्य की संख्या कितनी हो जाएगी, उसके सदस्य की संख्या हो जाएगी 6000 डिवाइडेड बाई 500, 500, 500, तो कितना हो गया जी, कितना हो गया, 12 25 60, 12। यानी कि इस गांव का जो पंचायत का जो सदस्य का जो संख्या होगा 12 सदस्य का पंचायत, 12 सदस्य का ग्राम पंचायत होगा। तो अब क्या करेंगे, इस गांव को हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझिए, इस गांव को हम लोग क्या करेंगे कि इस गांव को 12 वार्ड में डिवाइड कर देंगे। 12 वार्ड में 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8 9 10 11 12। समझ में गया, समझ में गया। तो अब इस गांव में 12 वार्ड है, 12 वार्ड है, और हर एक वार्ड से जो है एक लोग है सो चुन करके आ जाएगा। हर एक वार्ड से चुन करके एक जो लोग हैं सो, है ना, आ जाएगा। तो आप अक्सर ऐसा सुनते होंगे कि जब पंचायत का चुनाव ये सब नजर आता होगा, आसपास जब नजर आता होगा, तो वार्ड मेंबर्स लोग आपके घर पे आते होंगे, है ना, पर्ची लेकर के कि भैया भाभी
चाचा चाची, है ना, दादा दादी, हम ही को जिताइएगा, हमरे वोट दीजिएगा, बाकी उसको जो है सो हरा दीजिएगा। वो जो है सो अगले का है सो पिछली बार है सो भैंस चोरी कर लिया था, है ना, चोरू चक्का टाइप का आदमी है, उसको वोट मत दीजिएगा, हम ही को वोट दीजिएगा। यानी कि जितने भी वार्ड मेंबर हैं आपके घर पे आकर के जो है दिन रात यही चीज़ प्रचार करते होंगे कि हमको जितवा दीजिए, आपके घर के आगे सोलर लाइट लगवा देंगे, हमको जितवा दीजिए, आपके घर के बगल से रोड बनवा देंगे, ऐसा करके आपको बोलते होंगे। तो यही वो वार्ड मेंबर्स लोग होते हैं, यही वो वार्ड मेंबर लोग होते हैं। समझ में आ गया? तो ठीक है ना। तो इस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था जो है सो चल रहा है। तो देखिए आपको क्या सीखने को मिलेगा, एक गांव में एक ग्राम पंचायत, एक ब्लॉक में कई सारे गांव, एक ब्लॉक में कई सारे गांव, और उन गांव के ऊपर में, उन गांव के ऊपर में, है ना, यानी कि उन सारे गांव को मिलाकर के क्या होगा, एक ब्लॉक बनाया जाता है। और इस ब्लॉक का एक है सो पंचायत समिति होता है, पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति, पंचायत समिति देखने को मिलेगा। अब कई सारे पंचायत समिति जो है सो एक जिला में होगा, एक जिला में। तो जैसे कि ये एक जिला है तो इसका जो है सो जिला परिषद, जिला परिषद, जिला परिषद, जिला परिषद। तो आपको यहाँ पे ये भी सीखना है कि अगर बिहार की बात हम लोग कर रहे थे तो एक ग्राम पंचायत में 500 व्यक्ति पे एक व्यक्ति को चुना जा रहा है, एक व्यक्ति को चुना जा रहा है। तो जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति है, यहाँ पर 5000 की जनसंख्या पे एक व्यक्ति को, है ना, चुन करके भेजना होता है। यानी कि जो पूरा का पूरा जो ब्लॉक है, पूरा का पूरा जो प्रखंड है जिसमें कई सारे गांव हैं, उन सभी का जनसंख्या देखा जाएगा कि टोटल कितना जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी है, उसको 5000 से डिवाइड कर देंगे। तो जितना डिवीजन करके जो फल मिलेगा उतना उस पंचायत समिति के सदस्य हो जाएंगे। ठीक, सेम ऐसा ही जिला में आ जाइए। तो जिला में बिहार में क्या है कि हर 50,000 पे, हर 50,000 जनसंख्या पे एक व्यक्ति है सो जिला परिषद का सदस्य होगा, जिला परिषद का सदस्य होगा। तो उसमें जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी पंचायत हैं, सबका जनसंख्या आप जोड़ लीजिए। यानी कि एक जिला का जो टोटल जनसंख्या है उसको 50,000 से डिवाइड कर दीजिए, उतना है सो जिला परिषद का सदस्य हो जाएगा। समझ में आ गया? और ये जो पंचायत समिति के जो मेंबर्स होते हैं, इसके जो चेयरमैन होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, ये भी जिला परिषद के सदस्य, है ना, वहां पर होते हैं, लेकिन वोट नहीं करते हैं, वोट नहीं करते हैं। प्लस इस जिला के जो भी सांसद हैं, इस जिला के जो भी विधायक हैं, वो भी जिला परिषद के सदस्य के तौर पे वहां पर काम करते हैं, लेकिन उनके पास में वोट करने का अधिकार नहीं होता है, वोट नहीं करेंगे। पंचायत समिति की परिसीमन क्या होती है? हमारे पंचायत में 2 पंचायत समिति है। आपके पंचायत में 2 पंचायत समिति कैसे हो सकता है? एक पंचायत समिति के अंदर में कई सारे गांव होते हैं, एक पंचायत समिति में कई सारे गांव होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिसने भी कहा था कि एक बार डायग्राम से समझा दीजिए, तो क्या अब आपको समझ में आ गया कि पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके से काम कर रहा है, पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके से काम कर रहा है? तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि ये जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति है, अगर किसी राज्य का, अगर किसी राज्य का 20 लाख से कम, है ना, 20 लाख से कम जनसंख्या है, 20 लाख से अगर कम जनसंख्या है, तो वहां पर ये पंचायत समिति को बनाने का कोई जरूरत नहीं होता है। ठीक है, चलो, वेरी नाइस। तो एक बार है सो आर्टिकल देख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपको ध्यान रखना है। कौन से आर्टिकल्स हैं? तो जो आर्टिकल नंबर है यहाँ पर देखिए, है ना, 243, 243A ग्राम सभा के बारे में है। 243B जो है कहता है कि हमारे देश में हर राज्य में जो 3 टायर स्ट्रक्चर है वो है सो होना चाहिए। प्लस ये इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल मैं आपको घेर रहा हूँ उसको याद रख लीजिएगा। 243 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सीट्स किसके लिए है सो आरक्षित होना चाहिए, तो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और इनकी बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पे, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पे। ठीक है, और प्लस जो महिलाएं हैं उनके लिए कम से कम 1/3 सीट है सो आरक्षित होनी चाहिए महिलाओं के लिए।
ठीक है, इतने अच्छे से आज तक किसी ने नहीं समझाया था। अच्छा कोई बात नहीं, आप समझ गए ना, बात खत्म है। प्लस 243E, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, यानी कि पंचायत का कार्यकाल है सो कितना होता है, ये आपको याद रखना है 243A में। इसमें यह कहता है कि 5 साल का टर्म है सो होना चाहिए, इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स, ये हमने आपको बता दिया है। प्लस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको यह भी बताया है कि अगर किसी पंचायत का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसको भंग कर दिया जाता है तो जो नया पंचायत आता है वो सिर्फ जो बचा हुआ कार्यकाल था सिर्फ उसी को पूरा करने के लिए आता है, वो अगले 5 साल के लिए नहीं होता है, बचा हुआ कार्यकाल के लिए ही आता है, ये हमने बता दिया है। प्लस नेक्स्ट आर्टिकल, ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। 243I, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। 243K, स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि एक वित्त आयोग और दूसरा है सो चुनाव आयोग की बात करता है राज्य में। प्लस ये सब इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो बाकी देख लेना। बाकी PYQs को प्रैक्टिस कर जाइए। पंचायत का जो भी सब्जेक्ट, जो भी चैप्टर में आपने किसी भी किताब को प्रैक्टिस किया हो, जो भी MCQs का बुक हो आपके पास में, एक बार जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आपको वहाँ पे सवाल जो है सो, है ना, ऐसा नहीं होगा यार ये क्या पूछ दिया, ये क्या पूछ दिया, ऐसा नहीं होगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है सर, ये आर्टिकल याद करने का कोई ट्रिक नहीं है। अब इसमें मैं आपको ट्रिक क्या बताऊँ, ट्रिक क्या बताऊँ। अगर आप ट्रिक की बात करते हैं तो जैसे कि आपको ऐसे याद रखना है कि जो फाइनेंस है, फाइनेंस वित्त आयोग, तो फाइनेंस में है सो आई आता है, आई, है ना, फाइनेंस 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 फाइनेंस, आई 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 आई, तो 243I, ये फाइनेंस कमीशन हो जाएगा, तो आपको याद रहेगा। इलेक्शन, 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 तो इलेक्शन में हालांकि, है ना, इलेक्शन में C आता है, लेकिन जब आप प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस इलेक्शन, इलेक्शन, तो आपको कॉ वहां पे नजर आएगा, कॉ, कॉ मतलब कि के, कॉ मतलब कि के, कॉ मतलब कि के, इलेक्शन, 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 कॉ कॉ कॉ, के, तो 243K है। ऐसे करके आप चाहें तो कुछ चीजों को याद कर सकते हैं, है ना, ऐसा याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो, वेरी नाइस। हाँ, ये एक ऐसा शेड्यूल है, 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल, इसको लेकर के आपसे कई बार जो है, देव कह रहे हैं कि सर आपसे मिलने का मन करता है गुरुजी, आपसे कुछ पूछने और कुछ सुनने का मन करता है गुरुजी, आपका पढ़ाने का अंदाज ही कुछ ऐसा है गुरुजी, हमेशा आपसे पढ़ने को मन करता है गुरुजी। अरे क्या बात है देव, कहता मतलब कि शायरी पे शायरी दिए जा रहे हो। ठीक है, अच्छा बात है, कभी मिलो फिर क्लास में, ऑफलाइन क्लास में आओ, और क्या। ठीक है, ये जो 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल है, इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट, ये आपको याद रखना है, 29 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, इसमें से क्या सब सब्जेक्ट आता है, 11th शेड्यूल को कब जोड़ा गया, जो 11वीं अनुसूची है सो कब जोड़ा गया, तो सेम वही आपको 73rd अमेंडमेंट याद रखना है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आपको याद रखना है, इसी के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, पटना में ऑफलाइन, यस, अभी मेरा सारा का सारा क्लास ऑफलाइन चल रहा है यहाँ पे। फाउंडेशन बैच, जो BPSC का जो फाउंडेशन बैच हमारा है, फाउंडेशन प्लस ऑफलाइन, उसमें मेरा क्लास अभी चल रहा है, जिसमें आई थिंक कि कुछ तो 25 क्लास हो गया है पॉलिटी का, अभी और 20 क्लास बचा हुआ है। प्लस जो ऑनलाइन बैच है फाउंडेशन का तेजस, उसमें मेरा क्लास चल रहा है, जो कि कल से स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम में, तेजस वाले बैच में। प्लस इसके पहले हमने अभी जो BPSC का जो मेंस का जो एग्जामिनेशन का जिसका अभी होने वाला है ना, जो 71वीं BPSC का जो मेंस है जो होने वाला है, उसका ऑफलाइन क्लास अभी जस्ट कुछ दिन पहले हमने समाप्त किया है। उसका दूसरा क्लास फिर से आई थिंक जनवरी में स्टार्ट होगा, पॉलिटी का जो दूसरा बैच है वो फिर से ऑफलाइन स्टार्ट होगा। तो अगर आप लोग कोई BPSC का तैयारी ये सब करना चाहते हैं, है ना, और अगर आप इंग्लिश माध्यम के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, पटना में कहाँ मिलिएगा सर, पटना में एजुटेरिया में क्लासेस मेरा चल रहा है, एजुटेरिया में क्लासेस आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हिंदी भी पढ़ाते हैं, देखो पुष्पेश कुमार, हिंदी में हम एज सच क्लास यहाँ पे नहीं लेते हैं, है ना, लेकिन जो बाइलिंगुअल क्लासेस जैसे कि वन डे एग्जाम हो गया, इस तरह का जो होता है बाइलिंगुअल, वो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। बट हिंदी में हमारे यहाँ मेहता सर आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, है ना, मेहता सर हैं जो कि हिंदी में पॉलिटी आपको राज्य व्यवस्था पढ़ाते हैं। ठीक है,
ठीक है, चलिए। तो ये आपको 29 सब्जेक्ट आपको याद रखना है। 11 शेड्यूल में पहला है, दूसरा सब्जेक्ट है, तीसरा, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब है कि एक तो लोग ये समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, 29 सब्जेक्ट 29 विषय 11 शेड्यूल में 11वीं अनुसूची में है, सो लिखा गया है। लेकिन इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी पंचायत है, जो भी पंचायत है, जो भी पंचायत है, जो भी पंचायत है, इसको जो है सो पावर कौन देता है? इसको पावर कौन देगा? तो पावर इसको मिलेगा एक कानून के द्वारा, एक कानून के द्वारा। और ये कानून है सो कौन बनाता है? उस राज्य की विधायिका, उस राज्य का लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका। ठीक है, राज्य की विधायिका जो है वो कानून बना करके और किसी भी पंचायत को है सो काम करने का अधिकार दे सकता है। तो किन चीजों का अधिकार इसको मिल सकता है, किन विषय पर पंचायत जो है सो काम कर सकता है, यानी कि जो राज्य विधायिका है वो किन सारे विषय के ऊपर में कानून बना करके और किसी पंचायत को सत्ता का विकेंद्रीकरण कर सकता है। यानी कि सत्ता मतलब कि उसको जो है पावर, उसको जो है सो कानून बनाने का, उसको रेगुलेट करने का जो अधिकार दे सकता है, किन सारे विषय के ऊपर में, ये मेंशन किया गया है आपके 11 शेड्यूल में 11वीं अनुसूची में, जिसमें टोटल 29 सब्जेक्ट है, 29 विषय है। ठीक है, जिसमें टोटल 29 विषय है। सर को हिंदी नहीं आता है? अच्छा, ऐसा है। तो एक काम करिए, कभी मेरे पास में बैठिए, हिंदी में आप भी कुछ लिखिए, हिंदी में हम भी कुछ लिखेंगे, और फिर इसको किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि निष्पक्ष जांच करता हो, उससे जांच करवाइएगा। फिर देखिएगा कि हिंदी किसका बेहतर है। ठीक है, मैं हिंदी में क्लासेस इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि एक ही टीचर हर बैच में क्लास नहीं ले सकता है ना, ये सिंपल सी बात है। जैसा कि आपके जीवन में आपके पास में 24 घंटा है, तो हमारे पास भी हमारे जीवन में 24 घंटा है। लेकिन उस 24 घंटा में आप 24 घंटा तो नहीं पढ़ा सकते हैं, कुछ लिमिट होता है। तो बैच है सो अलग अलग बनता रहता है, कई तरह के बैचेस होते हैं, है ना। तो उसमें अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति सारा क्लास पढ़ाने लगेगा तो फिर समस्या उत्पन्न होने लगेगी। इसलिए बता दिया जाता है कि सर आप इस मीडियम में क्लास लीजिए, आप इस मीडियम में क्लास लीजिए। समझ में आ गया? है ना, कुछ लोग हैं बदमाशी करते हैं। तो हिंदी हिंदी मीडियम को पढ़ाइए, टाइम नहीं है, सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट का समय कहाँ है ना, समय कहाँ है? आप मुझे जो है 24 घंटे के जगह पे 72 घंटा का दिन हमको करवा दीजिए तो हम क्लास ले लेंगे, क्या दिक्कत है? चलो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स एक बार देख लो कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे कि एग्रीकल्चर है, कृषि है, प्लस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यानी कि कृषि को लेकर के है सो इनको दिया जा सकता है। लैंड इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट है, यानी कि जो भूमि सुधार है, प्लस जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स है, यानी कि जो भूमि सुधार को लेकर के जो कानून बनाए जाते हैं, प्लस माइनर इरिगेशन, यानी कि जो लघु सिंचाई इकाइयाँ होती है, माइनर इरिगेशन, उसको लेकर के पंचायत को है सो दिया जा सकता है। प्लस देखिए यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि जो पशुपालन है, जो डेयरिंग है, पोल्ट्री है, यानी कि जो पशुपालन में आप देखिएगा कि जो जैसे मुर्गी पालन होता है, ये सब, वो सब को भी लेकर के पंचायत को है सो पावर दिया जा सकता है। नेक्स्ट, मत्स्य पालन, फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री, है ना, फार्म फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये सब करके ऐसे लिस्ट हैं, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, है ना। अगर एग्जाम में याद रह जाए तो ठीक है, यहाँ से भी कई बार पूछ देता है कि बताओ इसमें से कौन सा लिस्ट जो है इसमें मेंशन किया गया है। सर मैं आपको पहली बार देख रही हूँ यहाँ पे। हाँ, क्योंकि मैं तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे बेसिकली, तो हिंदी में मेरा क्लास जनरली नहीं लगता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। देखो, ये जो म्यूनिसपैलिटीज का जो टॉपिक है, ठीक है, तो जो पंचायती राज है इसके बारे में हमने आपको बता दिया। आप चाहो तो एक बार यहाँ से पढ़ लेना, जो सब चीज़ हमने बताया है वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई अलग बात नहीं है, वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्राम सभा भी हमने आपको बता दिया कि ग्राम सभा क्या होता है। ठीक है,
बिहार का जो पंचायती राज एक्ट है, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार का जो पंचायती राज एक्ट है ये कौन से साल में है सो लागू हुआ है, कौन से साल में बनाया गया है? तो 2006 में बनाया गया है, 2006 में। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी क्लास में ऐसा फिर से क्लास लगेगा तो ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन सीखिए कभी। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आई मतलब मोस्टली मेरे क्लासेस इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं, है ना। बंटी कुमारी सर, मैं आपको बहुत जगह पे देखी हूँ। अरे कहाँ पे? ठीक है, कहाँ पे देखे हैं? तो याद रखिएगा 2006 का एक्ट है। तो बिहार में भी 3 टायर स्ट्रक्चर है। प्लस हमने आपको बता दिया कि ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, 500 पे एक है, 5,000 पे एक है, और 50,000 पे एक है, हमने आपको बता रखा है। प्लस डायरेक्ट इलेक्शंस ये हर जगह होता है। रिजर्वेशन फॉर वीमेन, है ना, ये सब होता है। तो ये सारे पावर्स जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। ठीक है, तो जो म्यूनिसपैलिटी है, इसको लेकर के बहुत सारा एग्जाम में सवाल नहीं पूछता है। बस सिंपल आपसे ये पूछेगा कि कौन से अमेंडमेंट से लागू किया गया था। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से लागू किया गया था। कौन सा पार्ट जोड़ा गया? तो पार्ट 9A है सो जोड़ा गया। कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया? तो 12th शेड्यूल जोड़ा गया, 12th शेड्यूल। ठीक है। और जो 12th शेड्यूल है इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? तो 18 सब्जेक्ट है, 18 विषय है। बस इतना ही याद रखिए, इतना काफ़ी है। सवाल पूछना होता है तो पंचायत से ही सवाल आता है, म्यूनिसपैलिटी से सवाल नहीं आता है। ठीक है। तो जो कल का जो क्लास होने वाला है ना, इस क्लास को अब हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। और कल हमारा है सो 31st को है सो आखिरी क्लास होने वाला है, 31st को आखिरी क्लास होने वाला है। और इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो वी विल डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, है ना। जो इम्पोर्टेंट संवैधानिक निकाइयाँ हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि उसके आर्टिकल क्या हैं, उसको अपॉइंट कौन करता है, प्लस उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है। तो जो आपसे एग्जाम में कई बार ऐसा पूछ देता है कि इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, तो कल इसको हम लोग डिस्कस करा करके कल के इस क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। तो हमने अभी तक क्या कवर कर रखा है? तो ये जो हमारा टोटल जो सेशन रहा है, तो जो लोग शुरुआत से पहले क्लास से डिस्कस कर रहे होंगे उनको मालूम है कि हमने क्या सब कवर करा दिया है। तो हमने आपको सबसे पहले जो सब टॉपिक्स हमने कवर करा रखे हैं, क्या सब टॉपिक है? तो जैसे कि आप देखिए कि हमारा जो संविधान है उसका जो मेकिंग है, यानी कि जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्लस जो हमारा संविधान जिस तरीके से बना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्लस हमारे संविधान के जितने पार्ट हैं उसको हमने जिक्र किया, प्लस जितने शेड्यूल हैं उसको हमने जिक्र किया है, प्लस प्रियम्बल हो गया, है ना, प्रियम्बल हमने पढ़ा रखा है, प्लस यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज हमने पढ़ा रखा है, प्लस सिटीजनशिप हमने आपको पढ़ाया है, प्लस फंडामेंटल राइट्स हमने आपको पढ़ाए हैं, डीपीएसपी हमने आपको पढ़ाया है, प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने आपको पढ़ाया है, प्लस प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, है ना, पार्लियामेंट हो गया, प्लस गवर्नर हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, है ना, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। तो पॉलिटी में कुछ हमने छोड़ा ही नहीं है भाई। जो भी लोग क्लास में रेगुलर आ रहे हैं उनको पता है कि मैंने इस पिछले 13-14 क्लास में कितना चीज़ आपको डिलीवर कर दिया है। तो अगर आप इस क्लास को बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, और उसके बाद में आपके पास में जो भी एमसीक्यूज का बुक है, खास करके अगर घटना चक्र है आपके पास में, तो उसको आप प्रैक्टिस कर जाइए। आप यकीन मानिए आपको पॉलिटी में, है ना, कोई भी दिक्कत एग्जाम में नहीं होने वाला होगा। ठीक है, ठीक है। सर आप बोरिंग रोड में रहते हैं क्या? हाँ भाई, बोरिंग रोड में ही रहते हैं। नहीं सर, ये सब नहीं पढ़ाए हैं आप हम लोगों को, गोल्डी सिंह ऐसा कह रही हैं। ये मैं कह रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के बैच में, इंग्लिश मीडियम के बैच में, इंग्लिश मीडियम AEDO बैच। ठीक है।
इंग्लिश मीडियम AEDU बैच, ये मैं हिंदी मीडियम में मैंने क्लास नहीं ली है। अगर आप ये जानते होंगे कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग पहली बार मुझे आज देख रहे होंगे, तो मैं अपने इंग्लिश मीडियम बैच की बात कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम में आपको किसी और ने पढ़ाया होगा, आप उनकी क्लासेस को देख सकते हैं, वहाँ पे क्या सब आपको पढ़ाया गया, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज ये सब छोड़ो, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। AEDU में जो आपसे पूछा जा सकता है, अब ऐसे तो कहोगे कि सर पूरा पॉलिटी पढ़ाइए, तो 45 दिन लग जाएगा, 45 क्लास लग जाएगा। उतना समय ना हमारे पास है ना आपके पास है, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता था हमने कवर करा दिया है। और कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे, आखिरी क्लास होगा, है ना कल। तो कल जो है सो 31 को हमारा जो पॉलिटी का जो क्लास है, ये द एंड हो जाएगा, ठीक है, द एंड। तो कल सभी लोग मिलिएगा इस क्लास में। चलिए। ठीक है। जी सर, पहली बार आपको देख रहे हैं एजुटेरिया में। कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय फॉर नाउ।